So, hello. So, good morning, everyone. How are you today? बढ़िया. चलिए बैठी बैठी प्लीज बैठी. तो कैसी चल रही है पढ़ाई? अच्छी चल रही है. चलिए. DOC का आज लेक्चर नंबर 3. आज क्या पढ़ने वाले हैं अपन? आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस. ठीक है. मैं शायद आपको बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताने वाला था. रेजोनेंस पार्ट 1. अच्छा, इससे पहले कि अपन आगे बढ़े, DPP कुछ होमवर्क दी थी. DPP नंबर 9 केवल एक ही थी क्या? एंड में करेंगे. DPP नंबर 9. चलो पहले एक और एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग. एप्लीकेशन इज कौन सी? बेसिक स्ट्रेंथ. ठीक है, तो लिख लेना बेसिक स्ट्रेंथ. देखो एसिड क्या था? एसिड था. हाँ, इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम बोल देना, किससे कम कर दें. बोल देना. एसिड क्या था बच्चों? जो H+ निकालता था. एसिड क्या था? H+ निकालता था. तो बेस क्या होगा? जो H+ लेगा, है ना. तो बेस क्या होते हैं? H+ एक्सेप्टर. तो लेट सपोज कोई एटम है B जिसके पास लोन पेयर है. तो अगर H+ उसको लेना है तो वो H+ को अपने लोन पेयर दे देगा. बोलो यस और नॉट. बोलो यस और नॉट. तो कैन वी से दैट कि यहाँ पर हमने कहा कि अगर वो H+ लेता है तो BH+ बना देगा. क्या बना देगा? थोड़ी सी वॉल्यूम कम कर दो, बहुत इको आ रहा है. तो BH+ बना देगा. अब एसिड का कॉन्जुगेट बेस बनता था, वैसे बेस का क्या कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा? क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड. बोलो हाँ या ना. हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू. तो यहां पर हम बोल रहे हैं कि बेस अगर है ना तो उसका लोन पेयर जब तक वो उसको नहीं देगा, क्योंकि लोन पेयर ही तो बॉन्ड बनाएगा H+ से. प्लस में तो कोई बॉन्ड होता नहीं है, प्लस में तो कोई इलेक्ट्रॉन होते नहीं है. यानी ये इसको लोन पेयर देगा और लोन पेयर देने पर इस पर क्या आ जाएगा? प्लस, क्योंकि नेट चार्ज तो कंजर्व रहेगा ना. बताओ, यहाँ टोटल +1 है दोनों को मिलाकर, तो यहाँ भी कितना आना चाहिए? प्लस. चार्ज कंजर्व रहता है या नहीं रहता है? तो चार्ज अगर कंजर्व रहता है तो कॉन्जुगेट एसिड के बी पर हम क्या लिख देंगे? एक प्लस चार्ज. तो कैन वी से दैट के बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड. और या भी ये से भी बोल सकते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जितनी ज्यादा होगी, क्या बेसिक स्ट्रेंथ भी उतनी ही ज्यादा होगी? बोलो हाँ या ना. मैं ये बोल सकता हूँ ना, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर अगर बढ़ रही है तो बताइए H+ जल्दी अटैक मारेगा बी पर या लेट अटैक मारेगा? अगर बी की लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो जल्दी अटैक होगा या लेट अटैक होगा? जल्दी अटैक होगा ना यार. तो इसका मतलब मैं बोलूंगा जितने बेसिक मॉलिक्यूल्स होंगे वो होंगे जिसमें लोन पेयर इजीली डोनेट किया जा सके H+ को, क्योंकि जितना जल्दी वो डोनेट करेगा उतना ही जल्दी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. यस और नॉट. ये रिवर्सिबल का साइन है, इसका मतलब है ये इसमें जा रहा है और वो उसमें जा रहा है. तो मैं ये बोल सकता हूं बच्चों के इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कब ज्यादा होंगे? जब यहाँ पर कोई +I+M वाले ग्रुप जुड़े होंगे. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब -I-M वाले ग्रुप जुड़े होंगे. क्योंकि आप ही सोचो, अगर बी एटम से कोई ऐसा ग्रुप मैंने जोड़ रखा है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेट्स सपोज +I. अब आप ही मुझे बताओ, +I इफेक्ट के कारण बताओ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी ना. तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, और अगर -I लगा रखा है तो घट जाएगी. बोलो. तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि यहाँ पर आप इसको बोल सकते हो कि जितना ज्यादा आपको अच्छा बेस चाहिए उतना ही अच्छा वो तभी होगा जब उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर टाइप के ग्रुप जुड़े हों. जैसे कि +I+M तो अभी छोड़ ही दो ना, M और H की बात अभी मत करना, अभी बस हमने लिख दिया है.
बाकी अभी इंडक्टिव पे फोकस करो क्योंकि हम इंडक्टिव की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। और विड्रॉइंग ग्रुप -I -M, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल बाद में मैं बताऊंगा, बट पहले ये जरूर लिख लेना कि जैसे Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ आ रहा था, वैसे क्या बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb आ जाएगा? बोलो यार। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kb इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Pkb। याद आ रहा है Kb के? बोलो। Ka वहां पर क्या था? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और Kb क्या हो जाएगा? एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। क्योंकि यहाँ डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन? टूट रहा है या जुड़ रहा है? जुड़ रहा है, तो एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। और Pkb क्या हो जाएगा? Pkb हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ Kb, माइनस लॉग ऑफ Kb। बोलो मेरे भाई। बस तो इसको तो जरूरत नहीं, वैसे ही बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ का बिल्कुल उल्टा कर देना। वहां के था यहाँ Kb कर देना, वहां Pk था यहाँ Pkb कर देना। बोलो यार। एक दो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको अभी। नोट कर लिया? देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं विच इज आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ का इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा? इस आर का मतलब बच्चों याद रखना, एक ऑप्शन भी सही हो सकता है और एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बोला O माइनस, ये वाला O माइनस, फिर ये वाला O माइनस, ठीक। बी ऑप्शन CH3CH2 माइनस CH2CH माइनस और CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस। सी ऑप्शन है CH3NH2 CH3NHCH3 डी ऑप्शन है CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस F माइनस। बताइए। सेकेंड वाले में सेम ऑर्डर, तभी में वही, सब में वही डिक्रीजिंग ऑर्डर है। यार ABCD में लिखा हुआ है और आप फर्स्ट सेकंड फोर्थ बोल रहे हो। ऐसे बोलो ना ABC ABD BCD। बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? क्या A सही है? बिल्कुल सही जवाब। क्या B सही है? B भी सही। C सही है? नहीं, C सही नहीं है। D सही है? D भी सही। अब एक एक करके समझना कैसे। आप मुझे बताइए, ये एनायन है, ये क्या है यहाँ पर? एनायन। अब आप ही मुझे बताओ, कोई एनायन अगर H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट वो तभी करेगा जब उसके एनायन के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दिए जाएंगे H प्लस को। अब H प्लस को क्या देगा बताइए? यहाँ पर 3 मिथाइल हैं, 1 2 3। तो आपको नहीं लग रहा कि यहाँ चार्ज बढ़ रहा होगा क्योंकि 3 प्लस आई ग्रुप है? यस और नॉट? यहाँ कितने प्लस आई ग्रुप है? 2। ये 2 CH3 ग्रुप है, तो क्या यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप चार्ज बढ़ा रहे होंगे? क्योंकि प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। मैं हाइड्रोजन के कंपेरेटिव बात कर रहा हूँ।
हाइड्रोजन के कंपैरेटिव अगर मिथाइल प्लस आई लगाता है इसका मतलब वो हाइड्रोजन के कंपैरेटिव इलेक्ट्रॉन देगा। हालांकि देखो वैसे इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि एनायन ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, तो वैसे तो ये ले रहा है पर कम लेगा, मतलब कुल मिला के चार्ज बढ़ जाएगा। यहाँ पर कम बढ़ेगा क्योंकि कम मिथाइल ग्रुप है, दो ही है। यहाँ कितने हैं? तीन। यहाँ कितने हैं? एक। तो क्या चार्ज कम बढ़ेगा? अब आप ही मुझे बताओ कहाँ अवेलेबिलिटी ज्यादा है, जहाँ चार्ज ज्यादा है या जहाँ चार्ज कम है? जहाँ चार्ज ज्यादा है वहीं पर तो H प्लस जल्दी अटैक मारेगा। H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा या जहाँ कम होगा। इसका मतलब मैं बोलूंगा अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर H प्लस के लिए यहाँ पर अटैक करना आसान रहेगा। बोलो यस और नॉट। या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बच्चों के बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दियर स्टेबिलिटी। यस और नॉट। एनायन के केस में मैं ये कॉन्सेप्ट निकाल सकता हूं कि अगर कोई एनायन ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब वो लेस बेसिक होगा। यस और नॉट। और जो ज्यादा, जो इसकी स्टेबिलिटी कम है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। आप मुझे बताओ चार्ज बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है या घटती है? चार्ज बढ़ना अच्छी बात है या बुरी बात? तो चार्ज कहाँ ज्यादा बढ़ा, फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में? चार्ज अगर फर्स्ट में ज्यादा बढ़ा इसका मतलब है कि वहां चार्ज ज्यादा आएगा, मतलब वो अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल वाला एनायन जल्दी H प्लस एक्सेप्ट करेगा या स्टेबल वाला? भाई H प्लस लेकर ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, ये भी। तो न्यूट्रल होने की जल्दी किसको होगी? जो ज्यादा अनस्टेबल होगा। यस और नॉट। तो कैन वी से दैट कि उस पर H प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी जिस पर चार्ज ज्यादा होगा, या स्टेबिलिटी कम होगी? दोनों ही तरीके से निकाल सकते हैं। बोलो यार, समझ आ रहा है? सच में। तो मैं ये कहूंगा ये ऑर्डर सही है क्योंकि यहाँ चार्ज ज्यादा है। अब यही केस यहाँ लगाओ, बताओ क्या ये है sp3 कार्बन? हाइब्रिडेशन निकालना आता है। ये है sp2 कार्बन और ये है sp कार्बन। आप मुझे बताइए किस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, sp, sp2 या sp3? क्या मैं बोल सकता हूँ मोर एस कैरेक्टर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से H प्लस एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो वीक बेस होगा। जबकि ये कम स्टेबल है, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये भी ऑप्शन सही दे दिया। यहाँ ऑप्शन गलत आ गया क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। आप सोचो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, मिथाइल प्लस आई लगाता है, तो बताओ प्लस आई लगाने के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी तो यहाँ ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कितने प्लस आई ग्रुप हैं, एक या दो? तो आप मुझे बताइए यहाँ ज्यादा डेल माइनस आएगा तो चार डेल माइनस चार्ज यहाँ बढ़ जाएगा, और चार्ज बढ़ेगा तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी बढ़ेगी ना। भाई आप कब लोन पेयर देने को तैयार होंगे? जब आपके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे या आपसे इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे? आ रहे होंगे। तो नाइट्रोजन सोचो इधर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो H प्लस को आसानी से लोन पेयर दे देगा, और जो H प्लस को लोन पेयर जल्दी दे देगा मतलब वो ज्यादा अच्छा बेस होगा। बोलो हाँ या ना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? इसी के साथ बच्चों इसका मतलब आंसर ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर उल्टा होना चाहिए, ये मोर बेसिक है, ये मोर बेसिक है। बोलो जी, इज दैट क्लियर? अच्छा इसी तरह से डी वाले में देखो, क्या एक सेम पीरियड के एनायन में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है? बताओ कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा फ्लोरीन। तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ये ज्यादा स्टेबल है तो क्या इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी? तो मैं बोलूंगा बेसिक स्ट्रेंथ घटने लग जाएगी। यानी ये ऑर्डर सही है, ये लेस स्टेबल है मोर बेसिक है, ये मोर स्टेबल है लेस बेसिक है, यानी ये भी ऑर्डर सही है। बोलो। तो इसमें हमने बेसिक स्ट्रेंथ की एक एप्लीकेशन, इंडक्टिव इफेक्ट की एक एप्लीकेशन, बेसिक स्ट्रेंथ समझा दी। क्या आपको समझ आई? कोई समस्या? अब हम लोग रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन रेजोनेंस से पहले मैं आपको बॉन्ड क्लीवेज बताना चाहता हूँ, बॉन्ड ब्रेकिंग समझाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि हम रेजोनेंस के दौरान ये डिस्कशन कर रहे हो कि सर ये बॉन्ड टूटा कैसे। तो मैं पहले बॉन्ड को तोड़ना सिखाऊंगा, क्योंकि बॉन्ड जोड़ने की बात तो बाद में आएगी, पहले बॉन्ड तोड़ना तो सीख लें, है ना। पहले मैं बॉन्ड तोड़ना सिखा रहा हूँ, फिर बॉन्ड जोड़ना तो बहुत ही आसान बात है। ये नोट कर लिया सभी ने? कोई समस्या?
चले आगे, अरे बोल दो, जोर से बोल दो। तो यहां पर हम अगला पॉइंट पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या? बॉन्ड क्लीवेज। क्या पढ़ रहे हैं? बॉन्ड क्लीवेज। बच्चों बॉन्ड क्लीवेज बोलो या बॉन्ड ब्रेकिंग बोलो या बॉन्ड फीजन बोलो, बात एक ही है। क्या क्या बात एक है? कई बार बच्चे नाम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, शब्द नहीं पकड़ पाते। तो भाई जो उसके सिनोनिम्स होते हैं ना, या सेम टाइप की जो टर्मिनोलॉजी होती है, उनको याद रखा करो। एग्जाम में एक बार टेस्ट हमने लिया, एक बॉन्ड फीजन आ गया, और उधर बॉन्ड फीजन में तो बॉन्ड स्ट्रेंथ समझ रहा था। भाई बॉन्ड फीजन का मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग है, और बॉन्ड ब्रेकिंग को ही बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड क्लीवेज। क्लीवेज मतलब बॉन्ड को क्लीव करना, तोड़ना। अरे बोल दो। तो भाई बॉन्ड को क्लीव करने, फिजन करने या ब्रेक करने के बच्चों दो तरीके हो सकते हैं मोटा मोटी। कितने तरीके हो सकते हैं? दो। इसके तरीके कितने हो सकते हैं बॉन्ड को तोड़ने के? दो। बच्चों पहला तरीका है होमोलिसिस। कौन सा लाइसिस? होमोलाइसिस। और दूसरा है हेट्रोलाइसिस। दूसरा कौन सा है? हेट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब भी तोड़ना होता है। तो बच्चों बॉन्ड होमोलाइसिस की तरह भी तोड़ा जा सकता है, हेट्रोलाइसिस की तरह भी तोड़ा जा सकता है। होमोलाइसिस को भी होमोलाइटिक, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज बोलते हैं ना। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, एक ही टर्म है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और हेट्रोलाइसिस को मैं हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज भी बोल सकता हूं। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, या बॉन्ड ब्रेकिंग, या बॉन्ड फीजन। बोलो मेरे भाई, समझ में आ रहा है क्या? बोलो यार, समझ में आ रहा है क्या? तो बच्चों यहां पर होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस का मतलब समझना, कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई दो एटम है ए और बी। अब इनके बीच में मैंने एक डैश लगा रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। और एक बॉन्ड का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनने वाला एक बॉन्ड। अब मैंने इसको तोड़ दिया और एक इलेक्ट्रॉन ए को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन बी को दे दिया। इसका मतलब आप क्या समझोगे? ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक एक दोनों को मिल गए। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों को एक एक मिल गए। तो इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग कहलाएगी होमोलाइसिस। इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग क्या कहलाएगी? होमोलाइसिस। जबकि इसी तरह से मान लो मैंने ए और बी को लिया होता, और इसमें बच्चों मैंने क्या किया होता, कि कोई एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों ही किसी एक एटम को दे दिया होता। मतलब यहां तो मैंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, यहां मैंने क्या कर दिया? अनइक्वल। यानी यहां तो मान लो मैंने ए का इलेक्ट्रॉन भी बी को दे दिया, तो ए का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो क्या बी पर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? दो। यानी यहां पर लोन पेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लोन पेयर। तो इसको हम बोलेंगे प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखो कैसे हुआ समझना, एक बार काम छोड़ दो, इधर देख लो। इधर देख लो पहले एक बार, है ना। देखो एक बॉन्ड जब बनता है तो समझना, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां हम बताते हैं कि भाई एक सिग्मा बॉन्ड जब बनता है, सिग्मा और पाई को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड दो तरह के होते हैं, सिग्मा या पाई। ये दोनों ही कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और इसमें शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन। क्या होती है? शेयरिंग। इट इज लाइक, जैसे मान लो आपने बोला यार, कॉलेज में गए और आप बोले यार भाई मजा नहीं आ रहा यार, पॉकेट मनी उतनी है नहीं, और कहने को आईआईटीएन तो बन गया हूँ, लेकिन लाइफ स्टाइल तो बिल्कुल ऐसी है, मजा ही नहीं आ रहा लाइफ में। बस क्या है, केवल बाहर निकलता हूँ तो शॉपिंग करने के पैसे नहीं होते हैं इंजॉय करने के। मुंबई आईआईटी बॉम्बे में आ गया हूँ, पवाई एरिया में, वो तो आईआईटी पवाई एरिया में आ गया हूँ अब, लेकिन यार घूमने निकलता हूँ तो मेट्रो के टिकट के पैसे, फिर लोकल के टिकट के पैसे, है ना, फिर वहां उतरेंगे कुछ खाएंगे, फिर पैसे, किसी दोस्त को घुमाएंगे तो पैसे, दोस्त के साथ घूमेंगे तो पैसे, है ना। पैसा पैसा पैसा। अब कहने को आईआईटीएन हूँ, लेकिन कुछ है नहीं हमरे पास, है ना। मम्मी पापा से ज्यादा मांगना अच्छा लगता नहीं। अब आईआईटीएन बन गया, अब तो उनकी एक्सपेक्टेशन आती जा रही है कि बेटा कुछ बढ़िया सा पैकेज वैकेज तेरा लगेगा, है, तो तू उल्टा हमें कुछ अब गिफ्ट देगा, है ना। देखो आशा रखना कोई बुरी बात तो नहीं है यार, ये थोड़ी कि लालची हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते ना। जीवन भर किसी ने 18-20 साल तक आपको पाला पोसा, अब उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन है और हम बुरा मान जाए तो हम गलत से हैं, वो गलत नहीं है ना। तो वो बोलेंगे नहीं आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं देखो एक आशा होती है कि यार बेटा मेरा बड़ा आदमी बन गया है ना। अब आप बोल रहे हैं बड़ा आदमी की बात कर रहे हैं, खुद के लिए पैसे नहीं है, पेरेंट्स के लिए क्या करें? खुद के लिए पैसे है नहीं, दोस्तों के साथ एंजॉय करने के, पार्टी के पैसे नहीं है। चले गए वहां से जुहू बीच, है ना, वहां से दूसरे अलग अलग म्यूजियम, अम्यूजमेंट पार्क हैं,
अजंता एलोरा की केव्स है ना मुंबई के अंदर, आप घूमना है वहां पे, है ना। या फिर मान लो वाटर पार्क जाना है ना, वाटर पार्क वहां पे जैसे कि डिज्नी उसका जी, कौन सा है जी का है वो, कौन सा पार्क में गया वो वहां पे, क्या नाम है, किसी को ध्यान है क्या? हाँ जी, अभी बताऊंगा, मैं गया था मुझे नाम याद नहीं रहा। क्या? बीच नहीं, वाटर पार्क है, बहुत बढ़िया वाटर पार्क बने में, एक उसका भी है और एक इमेजिका भी है, इमेजिका बहुत फेमस है। लेकिन भाई टिकट शायद उसका 2,000 रुपए समथिंग, कितना पर पर्सन, और खाने पीने जो एक्स्ट्रा खाओगे वो अलग। अब यार मतलब मजाक हो गई, इतना पैसा तो आता नहीं है, तो आपने दोस्तों के साथ सेटिंग की, आपने कहा यार देख भाई, अब सुनो सुनो, सीन समझो, आपने दोस्तों के साथ सेटिंग की, आपने कहा यार भाई मैं भी आईआईटीएन हूँ, तू भी आईआईटीएन है, मार्केट में वैल्यू तो बहुत है, लेकिन अभी तक पैसा किसी के पास भी नहीं है, तो आपने अपने ही टाइप का लाइक माइंडेड बच्चा दो और दोस्तों को पकड़ा, है ना, या आपने एक ही दोस्त को पकड़ा, तीसरा भी रेडी नहीं है, तो आपने कहा ठीक है यार केमिस्ट्री तो कोई भी पढ़ लेगा, मार्केट में यही गलत फहमी फैली हुई है कि केमिस्ट्री तो खुद से ही पढ़ी जा सकती है। तब क्या पढ़ती है? फिजिक्स और मैथ्स। तो एक काम करता हूँ, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ तो फिजिक्स पढ़ा, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, बाहर चल के शाम को 4 घंटे एक किराए से वहां पर ले लेते हैं कुछ रूम वगैरह, बड़ा सा हॉल वगैरह, और वहां पर कोचिंग डाल देते हैं, है ना। आईआईटीएन में भी, आईआईटी बॉम्बे, तू भी आईआईटी बॉम्बे, चल बिल्कुल मजे से ऐश करेंगे। और फर्स्ट ईयर से आपने जुगाड़ कर लिया, 3-4 घंटे के लिए आप पवाई में साइड में कहीं 3-4 किलोमीटर बाइक वाइक जैसे जुगाड़ उगाड़ करके आप वहां पे या टैक्सी वगैरह करके जाते हैं और 4 घंटे वहां पढ़ाते हैं, और बढ़िया से 100-200 बच्चे आपके पास आने लग जाते हैं जूनियर्स, आप उनसे बढ़िया पैसा वसूलते हैं। तो वसूलना ही पड़ेगा, आपको भी तो अपनी लाइफ चलानी है, गलत तो है नहीं इसमें कुछ भी। अब फिर वो पैसा आता है तो आपने दोनों ने मिलकर अभी तीसरे पार्टनर को आप ढूंढ रहे हैं, है ना। और फिजिक्स मैथ्स आपने शुरू कर दी, क्योंकि मार्केट में शुरू में बच्चे को यही डाउट होता है कि फिजिक्स मैथ्स ही करनी होती है, बाकी केमिस्ट्री की तो जरूरत होती नहीं है, वो तो ऐसे ही हो जाती है, वो तो ऐसे ही हो जाती है। पर ये बात अलग है कि आईआईटी जब हमने निकाली थी तब हमें समझ में आया था, थोड़ा लेट आता है समझ में, देखो आप भी मानोगे ना, केमिस्ट्री हो जाती है और सच में हो गई, इसमें बहुत दिक्कत आती है ना। जैसे बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि आधे घंटे में केमिस्ट्री हो जाती है, इस बार का आईआईटी का पेपर तुम खुद देख लो, है ना भाई, 50 मिनट से कम 50 मिनट तो लगे थे बच्चों को, पता कर लेना तुमको, जितने लेंदी लेंदी क्वेश्चन आए थे, उसी के अंदर ही 5-5 6-6 लाइंस लिखी हुई थी, उसको पढ़ने में 2-3 मिनट तो लग गए थे कई बच्चों को। तो ऑक्टासेकेराइड का हाइड्रोलिसिस किया, तो इतने आपके वो बने मॉलिक्यूल, जिसमें राइबोस था, डीऑक्स 2 डीऑक्सी राइबोस था, अरे क्या था, एक राइबोस, एक 2 डीऑक्सी राइबोस, और एक तीसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ था शायद उसने, आई थिंक ग्लाइकोसाइड, मतलब कुछ ऐसे तीसरा मॉलिक्यूल दिया हुआ है, सबके फिर मॉलिक्यूलर वेट नीचे दिए हुए हैं, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि इसके इतने मोल ले रहे हैं, इतना मोल बन रहे हैं, तो बताइए उसमें से 56.26% 2 डीऑक्सी राइबोज है, तो बताओ राइबोज की कितनी यूनिट होगी। मतलब पहले तो उसको पढ़ने के बाद समझना, और फिर उसका हाइड्रोलिसिस करके उसका मॉलिक्यूलर वेट से, उसके परसेंटेज से दूसरे मॉलिक्यूल की परसेंट निकालना, और फिर मोल कंसेप्ट लगाना। और जो बच्चे बोलते हैं ना कि केमिस्ट्री तो इजी है, तो उनको लेट समझ में आता है थोड़ा सा, है ना। पर ठीक है, अभी आप मार्केट में आप भी जो सेंटिमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आप पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो कई बार, मार्केट में लग रहा है केमिस्ट्री इजी, तो इजी इजी बात करते हैं अपन, और आगे आप पैसे से आगे बढ़िया, और उसके बाद आप गाड़ी वाड़ी में घूमने लगे, लैम्बोर्गिनी आ गई आपके पास, ज्यादा हो गया क्या? नहीं तो आईआईटीएन हो यार, फीस फीस अगर मान लो चल गई कोचिंग तुम्हारी, तो 4 साल में तुम फॉर्चुनर ले लेंगे, चलो ठीक है ना, फॉर्चुनर ले लिया इसने, अब उसके बाद बढ़िया आप चल रहा है बढ़िया सब, आपके दोस्त यार बन गए, अब किसी ने आके तारीफ कर दी, भाई तू तो बहुत स्मार्ट है यार, तेरी वजह से कोचिंग चल रही है, इतने में ये बात तुम्हारे दूसरे पार्टनर ने सुन ली, ऐसे कैसे बोल दिया इसकी वजह से कोचिंग चल रही है, कोचिंग तो हम दोनों की वजह से चल रही है। आप दोनों के बीच में हो गई गलतफहमी, और गलतफहमी किस में कन्वर्ट हो गई, लड़ाई झगड़े में, और आप दोनों ने कर लिया सेपरेशन, भाई तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। तो जब आप दोनों ने कोचिंग बनाया था, दिस इज बॉन्ड फॉर्मिंग, और जब आप दोनों का कोचिंग या कोई भी बिजनेस अलग हुआ, मतलब ये बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बॉन्ड ब्रेक करते समय अगर मान लो ज्यादा या प्रॉपर्टी जो भी रिमेनिंग पार्ट बचे थे उसकी, जो इकट्ठे हुए थे 2-3 साल में, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज होमोलाइसिस। होमो मतलब होता है सेम,
लाइक, है ना। तो होमोलाइसिस मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी ये जो आपने इक्वल इलेक्ट्रॉन देकर जो जो भी पैसा लगाया था पार्टनरशिप में, वो इक्वल लगाया था, लेकिन आपने सेपरेट होते हुए भी उसको इक्वल ही मान लो कर लिया, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे होमोलाइसिस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग। याद रखना, बॉन्ड तोड़ने के बाद, बॉन्ड क्लीवेज के बाद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अगर आपने बराबर बराबर एक दूसरे के साथ बांट लिया अपना पैसा, जो जो भी आपने कमाया है उस कोचिंग में या उस बिजनेस में, और आपने सेपरेट कर लिया, दैट मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, कोई पंगे वाली बात नहीं है। लेकिन होता है ना कुछ लोगों के दिमाग में, जब गलत फहमी आई तो फिर गलत फहमी के साथ साथ दिमाग में थोड़ी सी बेईमानी भी आ ही सकती है ना। तो उसने बोला नहीं भाई, ये तो स्टार्टिंग में मेरा था, शुरू में ही बात हो गई थी, अब ये तो मैं ही लूंगा। तो इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होने की तैयारी है या अनइक्वल। अब आपने कहा ठीक है यार, माता बच्ची कौन करे, ले ले तू, है ना। आपको चिल मानना है, आपको नहीं यार मैं छोटी मोटी चीजों में नहीं पढ़ना चाहता, कंट्रोवर्सी में, डिस्प्यूट में, क्योंकि वो माथा पच्ची वाली बात होती है। मैं इतने टाइम में तो मेरा प्लेसमेंट अभी होने वाला है, मैं जाऊंगा यूएसए या बेंगलोर सिलिकॉन वैली में, वहां पर बढ़िया पैकेज का अरेंजमेंट मेरा हो चुका है। अब इस माथा पच्ची में पढ़ूंगा तो उधर की इतना बड़ी अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी। तो इसका मतलब आपने सामने वाले को समझा दिया, उसने कहा सेटलमेंट कर, जो भी है सेट कर ले, आज डन कर लेते हैं, बाद में पंगे वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लंबा पंगा मतलब आगे का करियर और ज्यादा नुकसान होना। तो मतलब आपने क्या किया, इक्वल या अनइक्वल, अनइक्वल मतलब सोचो कि बी जो था वो थोड़ा सा बेईमान था, बी जो था वो थोड़ा सा बेईमान था, बी ने थोड़ा सा मन में गड़बड़ की और शातिर दिमाग लगा के उसने ले लिया दूसरा भी आपसे, और आप सीधे थे, आपने कहा ले जा यार, तू भी खुश रहे, चिल मार, ठीक है। अपन ने जितना कमाना था, अपने सपने छोटे मोटे थे, अपन ने पूरे कर लिए, अब अपन को और बड़े सपने पूरे करने, इन छोटी मोटी चीजों में हम नहीं फंसने वाले। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, सामने वाले को वो इलेक्ट्रॉन भी दे दोगे। तो इस कारण इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो वो माइनस चार्ज अब उसके पास चला जाएगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो। लेकिन चार्ज कितना होगा, -1। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे बोलते हैं सर एक इलेक्ट्रॉन पे एक माइनस है, तो दो इलेक्ट्रॉन पे दो माइनस होना चाहिए। दो माइनस होने चाहिए, लेकिन खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ी कोई चार्ज आएगा, क्योंकि खुद के इलेक्ट्रॉन की वजह से तो प्रोटॉन न्यूट्रल कर देता है ना उसको, इसलिए टोटल इलेक्ट्रॉन दो हैं, लेकिन खुद का इलेक्ट्रॉन एक खुद है, तो बाहर वाले के कारण ही, बाहर वाले के कारण ही चार्ज आएगा, हाँ या ना। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए मेरे भाई, दो, लेकिन वो दोनों बी ने लिया, लेकिन चार्ज उस पर कितना आया, -1। अभी तो आपने दे दिया, उसने कहा भाई तुझे लग रहा है तू इतना अमीर हो गया, इतना नहीं हुआ, तूने आधा तो हिस्सा तेरा खुद का है, आधा तूने मेरा भी ले लिया, ले ले भाई, खुश रहे तू, मस्त रहे। मुझे माता पच्ची में नहीं पढ़ना है, मुझे आगे अपने सपने पूरे करने हैं और बड़े आगे बढ़ना है। तो इसका मतलब ये तो बच्चों क्या बन जाएगा, केटायन, क्या बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एनायन। और यहां पर होमोलाइसिस हुआ या हेट्रोलाइसिस, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या अनइक्वल, अनइक्वल, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, unequal distribution of electrons, unequal distribution of electrons। बच्चों ध्यान रखना, यहां जो बने इसको हम बोलते हैं रेडिकल्स, क्या बोलते हैं, रेडिकल्स, या फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं, या रेडिकल्स बोलो या फ्री रेडिकल बोलो। और ये जो है ये डॉट डॉट, ये क्या बताया मैंने, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर में, पेयर में है तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं लोन पेयर, क्या बोलते हैं, लोन पेयर। और ये लोन पेयर है या अनपेयर्ड है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये केटायन है, यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन, 0, मतलब इस वक्त इसके अलावा जो बॉन्ड टूटने की वजह से कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं आया। तो ये समझ में आया आपको, होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस। अब बच्चों कंडीशन भी जिम्मेदार होती है, कई बार बोलते हैं ना गलत फहमियां हम दोनों के बीच इसलिए भी आई थी क्योंकि हमारी स्थितियां या हमारी जो वो था ना, जो एटमॉस्फियर था वही कुछ गड़बड़ हो गया था। तो ना बेईमानी ऐसे नहीं होती, काम जैसा होता है ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो कहीं ना कहीं केवल और केवल इक्वल अनइक्वल बिहेवियर जो होता है ना, वो आपके संगत में रहते हो, इस तरह से बिहेव करते हो, वो भी धीरे धीरे आपके अंदर
ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी क्रिएट करता है। आप अगर खुद ऑनेस्ट और ऑनेस्ट लोगों के बीच में रहोगे ना, तो कहीं ना कहीं आप में वैसा ही बिहेवियर है। आप पढ़ने वाले बच्चों के बीच में रहोगे तो पढ़ने की इच्छा अपने आप करेगी। अब जैसे हम लोग इतना कैसे पढ़ा लेते हैं, कई बार मैं सोचता हूँ यार, मैं कॉलेज में मेरे आज पुराने जो फ्रेंड्स मिलते हैं, तो यार पारिक तू तू पढ़ाने लग गया, तू खुद तो पढ़ता था नहीं कॉलेज में। मतलब आई वॉज वेरी, बोलते ना, मस्ती करने वाला खूब, अरे और जो पढ़ रहा होता है, अरे क्या पढ़ रहा है, चला घूम के आते हैं। मतलब उस टाइप की पर्सनैलिटी मेरे दोस्तों ने मेरी बना रखी थी। हालांकि लास्ट में वो पीछे हो गए थे मुझसे, ठीक है। तो मैं, पर शांति से पढ़ना, जब पढ़ना तब फोकस करके पढ़ना, उस टाइप के लोगों में से था मैं। बट नॉर्मली मतलब अगर माहौल है, मूड है, तो फिर इंजॉय भी खूब करना, और इंजॉयमेंट पे ज्यादा लाइफ में ध्यान रखना, क्योंकि कॉलेज में ऐसा ही लाइफ होती है। मैं आपको बता दूं क्लियर, ये जो लाइफ है ना आपकी, ये आप जीवन भर मिस करने वाले हो। और मिस करने वाले, इस लाइफ को कौन मिस करेगा? इस लाइफ को मिस करोगे, यस, यू विल मिस दिस लाइफ। उसका रीजन है भाई कि ये जो प्रेशर होता है ना, जब वो बाद में कभी नहीं आता है, और इस प्रेशर को आप जब इमेजिन करोगे ना, तो आप याद करोगे और अपने ऊपर प्राउड भी करोगे कि आप इतना कैसे प्रेशर झेल गए थे। तो यस भाई, जेई का प्रेशर होता है ना, ये बात सच। और ये प्रेशर ऐसा नहीं, जैसे लोग बोलते हैं ना, कोटा फैक्ट्री, कोटा में ऐसा पढ़ाया जाता है, यार ये उसलिए नहीं है भाई। ये एग्जाम का है, एग्जाम का माहौल। जैसे कोई ओलंपिक खेलने जा रहा है, जैसे कोई बोलते हैं ना इंटरनेशनल मैच खेलने जा रहा है, तो भाई आप सोचो, 125 करोड़ देश की आबादी, और क्रिकेट की टीम में बंदे कितने हैं? 11 पर्सन, कितने? 11। अब कोई इमेजिन कर रहा है कि मैं, आई वॉन्ट टू बी ए प्लेयर लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, या बोलते हैं ना दूसरे अदर प्लेयर्स, यस और नॉट, चाहे बॉलर, चाहे कीपर, चाहे ऋषभ पंत या अय्यर, व्हाटएवर, जो भी आपकी बॉलर हो या बैट्समैन हो या बुमराह, है ना। तो जो भी आप होना चाहते हो भाई, आप जब ये बोलते हो ना, तो आप समझ लो 125 करोड़ का जो प्रेशर है ना, वो अपने आप पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोई जगह पे आप जाके प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो एकेडमी को दोष देना गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जिस एकेडमी में जा रहे हो ना, उसका काम ही आपने इसलिए गए हो क्योंकि उसका काम ही होना चाहिए कि भाई वो बेस्ट आपको प्रिपरेशन करवाएगी, प्रैक्टिस करवाएगी, हाँ या ना। तो भाई कोई कोचिंग को दोष देना गलत बात है, सिटी को भी दोष देना गलत बात। प्रॉब्लम है 15 लाख बच्चों में, हमने कसम खाई है कि मुझे अंडर 20,000, अंडर 10,000 आना है ना। तो भाई ऑब्वियस बात है, वो अपने आप में कंपटीशन क्रिएट कर देता है, तो इसलिए प्रेशर आता है। अब जो अच्छे बच्चे होते हैं वो उस प्रेशर को अच्छे से हैंडल करते हैं, कुछ बच्चे हैंडल नहीं कर पाते। तो हैंडल जब नहीं कर पाते ना, तो लॉजिक क्या बनता है? सिंपल सी बात है कि कोई गेम जब होता है ना, तो हम जीतते भी हैं और हारते भी हैं। दुनिया वालों ने क्या, जीत को इतना ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया कि हार मानना एक शर्मनाक माना जाने लग गया। दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर सोसाइटी, और ये केवल इंडिया की सोसाइटी नहीं, हर जगह। तो भाई हारना कोई बुरी बात नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप लड़े, और आप ऑनेस्टी से लड़े, दैट्स मैटर। समझ में आ गई ना बात? तो घूम फिर के बात यही आती है कि आप इस लाइफ को मिस करोगे। आप अगर हार भी गए ना, कोई बच्चा, तो भी अगर उस दिल से लड़ेगा ना, तो वो मिस करेगा अपनी इस लाइफ को, कि नहीं यार मैं सच में बहुत मेहनत की। एंड बिलीव मी, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि ऐसे बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन बाद में आईआईटीएन से उनके दोस्त जो आईआईटीएन बन गए, उससे भी ज्यादा अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए, क्योंकि उन्होंने ऑनेस्टी से लड़ना सीखा। पर कुछ कमियां रह गई, लेकिन वो जो लर्निंग्स आई वो तो आई ना। आप बताओ, आपको जीत ज्यादा सिखाती है या हार ज्यादा सिखाती है? जब जीतते हो ना आप, तो जीत में आप खुशहाल होते हो, इंजॉय करते हो। और हार में क्या होता है? आपके ऊपर प्रेशर और परेशानियां और बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब वहां पर लर्निंग्स और बढ़ जाती हैं। और दूसरा, कौन सा वे नहीं है जो करना है। जैसे एडिसन का भी सुना होगा आपने वो स्टेटमेंट, थॉमस एडिसन ने क्या बोला था कि मैं 10,000 या 20,000 इतने सारे मैंने एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मैं फेल नहीं हुआ था। मैंने इतने मेथड सीख लिए थे जो नहीं हो रहे हैं, राइट और रॉन्ग। जैसे आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो नहीं हो रहा है, तो पता लगता है। जब गलत होता है पेपर के में क्वेश्चन, तो जो गलत होता है ना, वो आपको सिखाता है मेरे भाई। आप खुद बताओ ऑनेस्टी से, आप किस क्वेश्चन को जल्दी डाउट पूछने जाते हो, किस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते हो, जो सही होता है या जो गलत होता है? तो याद रखो, हार को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। सेलिब्रेट का मतलब नहीं ढोल बाजे लगे मजा आ गया, मजा आ गया, उसमें फिर पब्लिक पागल कहेगी आपको। सेलिब्रेट मतलब अपने आप, अगर आप दिल से अपने आप को रिप्लाई करो कि मैंने ऑनेस्टी से मेहनत की, आप सबसे बड़े सबूत, सबसे बड़े बोलते ना विटनेस, आप खुद हो आपकी मेहनत। दूसरे को जज मत करने दो अपने आप। अगर आप सच्चे हो, आप ऑनेस्ट हो, आप मेहनती हो, तो आप ये याद रखना, आपको अगली पारी में जीतने, क्योंकि होता है ना टेस्ट मैच है ये, पहली पारी में कई बार निपट जाती है टीम, और दूसरी पारी में
खतरनाक बाउंस बैक होता है। बेटा मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कॉलेज लाइफ में फिर पूरा गेम पलट देते हैं। आईआईटीएन से भी तगड़े तगड़े पैकेज लेकर जाने वाले बच्चे देखे। नो डाउट पहली पारी में वो जीते हैं तो उनको ऑब्वियसली फायदा तो मिलेगा, वो आईआईटीएन बन जाएंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो मेहनत करने के बाद, सच बता रहा हूँ देखो मैं, और नॉर्मली क्या होता है ना, बच्चा इस साइड को देखना ही नहीं चाहता। तो अरे सर गंदी गंदी बातें मत करो, मूड ऑफ की बात कर रहे हो सर, नहीं होगा सिलेक्शन, कैसी बातें करो, मनहूस वाली बातें हैं। तो मनहूस नहीं भाई, जिस जगह पर आप आए हो ना, 15 लाख बच्चों में से टोटल 60,000 सीटें हैं। कितनी सीटें? आप बताओ दिल से, सारे कोचिंग सीरियस हो जाएं और इंडिया के सारे 15 लाख बच्चे भी सीरियस हो जाएं, तो क्या कभी 15 लाख बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे क्या? केवल 60,000। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो यार। तो आपका काम क्या है? लड़ना। लड़ना मतलब क्वेश्चन को, सब्जेक्ट को पढ़ना, उस पर ध्यान दो और रेडी रहो एक्सेप्ट करने की। जो भी रिजल्ट आएगा आई विल एक्सेप्ट हार्ट बाय माय हार्ट, ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करो। ऐसे मत सोचा करो, क्योंकि जो बच्चे को डर का, हारने का डर रहता है ना भाई, वो ये मान के चलो वो सच में वैसे ही उसकी जीतने में प्रॉब्लम आएगी, डरने लगोगे। तो होमोलिसिस और हेटेरोलाइसिस में हमने क्या बोला? कंडीशंस भी जिम्मेदार होती है। कंडीशंस क्या? आपको मैंने कहा कोटा में आके आप पढ़ रहे हो, तो आप देख रहे हो यार इतने सारे बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ूंगा। और जिस नॉर्मल सिटी में आपके दोस्त यारी बिल्कुल मस्ती करने वाले हैं, एंजॉय करने वाले हैं, आप बोलोगे ले मैं भी घूमने चलता हूँ, कभी ना कभी तो आएगा ही सही दिमाग में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है। ये बॉन्ड टूटेगा कैसे, ये बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो मैं बोलूंगा अगर डेल्टा ई एन ऑफ ए एंड बी बराबर है, डेल्टा ई एन जो है वो आपका बच्चों जीरो है, क्या है? जीरो या ऑलमोस्ट जीरो। ऑलमोस्ट जीरो, ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो है। डिफरेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी है इसकी भी उतनी है। तो आप ही मुझे बताओ, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर जीरो है तो क्या दोनों के इक्वल इक्वल अपने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के चांसेस बढ़ जाएंगे? हाँ या ना? दूसरी बात, अगर डेल्टा ई एन बच्चों यहां पर सिग्निफिकेंट है, डेल्टा ई एन सिग्निफिकेंट है, सिग्निफिकेंट मतलब डिफरेंस ज्यादा है, सिग्निफिकेंट, तो क्या बच्चों ऐसा बॉन्ड क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेगा या अनइक्वल? जैसे आप सोचो ए और बी में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन बी अपने तरफ ले जाने की कोशिश करेगा? बोलो यार। इसके अलावा बताइए, पोलर बॉन्ड और नॉन पोलर सॉल्वेंट, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है आपको पता है क्या? नॉन पोलर मतलब जिसमें पोलैरिटी नहीं हो। सॉल्वेंट क्या होता है? जो मीडियम प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? अब सोचो मीडियम नॉन पोलर है, तो क्या बनने वाली स्पीशी भी नॉन पोलर होंगी? नॉन पोलर मतलब चार्ज नहीं होगा, इन पे चार्ज है क्या? दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जबकि दे आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज। तो आप मुझे बताइए किस तरह का सॉल्वेंट लेना चाहोगे इस कंडीशन में? पोलर सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट? पोलर। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, आपने सुना है वाटर एक पोलर सॉल्वेंट होता है, क्योंकि वाटर पे हाइड्रोजन पर क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पर क्या होता है? क्यों पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस पर पार्शियल नेगेटिव और दूसरे पर पार्शियल पॉजिटिव। बोलो यस और नॉट? ऐसे ही नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि CCl4, TCl4, बोलो हाँ या ना? TCl4, बेंजीन खुद एक पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन अगर एज ए सॉल्वेंट में लूं तो किस तरह का सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। कौन सा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो इस तरह के सॉल्वेंट बच्चों क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को फेवर करेंगे, और इस तरह के नॉन अनइक्वल। ऑब्वियसली बॉन्ड तोड़ने दोनों में बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी आपकी इसमें ज्यादा लगेगी, इसमें नहीं। एनर्जी तो दोनों में चाहिए। बॉन्ड तोड़ना कोई बच्चों का खेल? तो बॉन्ड ऐसे ही टूट जाएगा क्या? नहीं, दोनों केस में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर और नॉट? बच्चों एक बात और याद रखना, अगर कोई सिंपल सा भी बॉन्ड है, अगले पेज पे लिखना चाह रहा हूं वैसे मैं ये फिर वापस बताऊंगा। एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को होती है, इस बॉन्ड को तोड़ा मैंने, इस बॉन्ड को तोड़ा, गैसियस फॉर्म में मैंने कंपाउंड ले लिया, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो इस बॉन्ड को आप पोलर प्रोटिक मतलब सॉरी होमोलाइसिस में तोड़ोगे या हेट्रोलाइसिस में?
आप हमेशा पूछना कि भाई किस कंडीशन में तोड़वा रहे हो। अगर पोलर सॉल्वेंट में तोड़ रहे हो तो हेट्रोलाइसिस, नॉन पोलर में तोड़ रहे हो तो, और अगर आपसे बोल दिया गैसियस फॉर्म में तोड़ो इसको, इसके मॉलिक्यूल गैस फॉर्म में ले लो और कोई सॉल्वेंट नहीं है, इसका गैस फेज ले लो, बताओ कैसे टूटेगा? बोलो। याद रखना बच्चों, गैस फेज में कभी भी बॉन्ड टूटता है, चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, हमेशा होमोलाइसिस ही करेगा। तो अब ये मत सोचने लग जाना सर कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एब्सोल्यूट रीजन नहीं है होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस का। उसके साथ आप होमोपोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट ले रहे हो, ये भी मैटर करता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डेल्टा ईएन 0 है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तब तो ये होगा नॉन जीरो है, सिग्निफिकेंट है, और पोलर सॉल्वेंट है तो ये होगा। और किसी कंपाउंड को बोल दे सिंपल तोड़ना है भाई, कोई सॉल्वेंट नहीं है, मतलब उसको गैस फॉर्म में तो लाना पड़ेगा भाई। सॉलिड मेल्ट होगा तो पहले किस में जाएगा? लिक्विड। लिक्विड किस में जाएगा? गैस। अब गैस फॉर्म में जब वो टूटेगा तो कोई सॉल्वेंट, कोई सॉल्वेंट, तो ऐसी कंडीशन में हेट्रोलाइसिस नहीं होता है। क्या होता है? तो अगर कोई गैस फेज में किसी मॉलिक्यूल को तोड़ रहे हो, उसका मतलब हम उसको होमोलाइसिस फॉर्म में बोल रहे हैं। हाँ, अगर वो बोल दे कि भाई हेट्रोलाइसिस में तोड़ो, अब तो हेट्रोलाइसिस बोल ही दिया है, इसका मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा या अनइक्वल। तो फिर किस पे प्लस आएगा, किस पे माइनस आएगा? समझ में आ गई मेरी बात? फिर उस केस में बच्चों यहां क्या आएगा? प्लस, और यहां क्या आएगा? लॉजिक क्लियर? एक बात और, आपने एरोज देखे होंगे बच्चों, ये एरो 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बता रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट? 1 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ये हाफ हेड एरो है। और ये वाला जो एरो मैंने बनाया, इधर बनाया था, ये पूरा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट? 2 इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। इनको बच्चों कौन से एरो बोलते हैं? फिश हुक एरो। कौन से एरो? फिश हुक एरो या कर्व्ड एरो। कौन से एरो? कर्व्ड एरो या करली एरो। ठीक है, ये बॉन्ड में जब हम बनाते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जैसे मैंने यहां पर बनाया, तो मैं 1 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ए की तरफ, 1 इलेक्ट्रॉन बी की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं। जबकि मैंने यहाँ कंप्लीट एरो बनाया, यानी मैं 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बी की तरफ कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे कर देता तो 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरफ होता? ए की तरफ। तो ध्यान रखना, ये एरो के मूवमेंट्स है, याद रखिएगा। याद रखोगे क्या? इन दोनों ही तरह के एरोस को हम क्या बोलते हैं? फिश हुक एरो। कौन सा एरो? फिश, वो कांटा जिससे पकड़ते हैं ना मछली के वाला, देखते हो आप कार्टून में, कार्टून नेटवर्क में, तो कांटा जो मछली पकड़ने का कांटा होता है वो इस तरह का होता है। तो इस तरह का लो या इस तरह को, दोनों को ही फिश हुक एरो कहते हैं, या करली एरो या कर्व्ड एरोस। आ गया समझ में? चले आगे। अब बच्चों मैं रेजोनेंस स्टार्ट करने जा रहा हूँ। रेजोनेंस मतलब भाई समझ लो जीओसी की जान है। रेजोनेंस क्या है? जीओसी की जान। तो अब रेजोनेंस के बारे में थोड़ा सीरियस पढ़ना। रेजोनेंस में बहुत सारी चीजें आती है दोस्त। स्टार्ट करें? पक्का? इतना नोट कर लिया? कोई बचा तो नहीं है? ये नोट अपने आप करते रहा करो जब तक मैं रुकने की ना बोलूं। एनी डाउट? हाँ बोलो, जोर से बोलो। कौन? दोनों से ही नहीं करता, कि ना तो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ले सकता है ना दे सकता है। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है इसके अंदर तो फिर लुईस बेस से रिएक्ट कर जाएगा। तो आगे आएगा यार, अभी इतना दिमाग मत लगाओ, है ना? तो आगे आएगा, अभी वो इस बात को मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। कार्बोकेटायन आपका लुईस एसिड से रिएक्ट कर, लुईस एसिड का रिएक्शन करता है, और कार्बेनाइन लुईस बेस, और रेडिकल ना लुईस एसिड ना लुईस बेस, वो बस इलेक्ट्रोफाइल होगा। चले बच्चों आगे, चलो हेडिंग डाल लो। रेजोनेंस। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग?
जोर से बोलो क्या पढ़ रहे हैं बच्चों। रेजोनेंस का सबसे पहले मतलब याद रखना, जब भी रेजोनेंस टर्म आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आना चाहिए? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या आना चाहिए? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। मूवमेंट के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोलते हैं? डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बच्चों इलेक्ट्रॉन्स, अभी कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो दो तरह के होते हैं, सिग्मा और पाई। तो यहां पर फिलहाल हम किसकी बात करने वाले हैं? पाई की। किसकी बात करने वाले हैं? पाई की। बट ऐसा नहीं है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे, इसलिए मैंने वो ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट का मतलब फॉर एग्जाम्पल पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। बट ये मत सोचना कि केवल पाई इलेक्ट्रॉन का ही होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का भी मूवमेंट हो सकता है। बट अभी जीओसी में हमें क्या यूज करना है? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। किसका? तो रेजोनेंस आते ही दिमाग में क्या आएगा? पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है? मूवमेंट। डीलोकलाइजेशन, लोकल मतलब आप फिक्स हो एक जगह पर, और डीलोकलाइजेशन मतलब आप मूव कर रहे हो। यस और नॉट? जैसे फॉर एग्जांपल समझते हैं, मान लो इथीन एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? इथीन। अब आप इथीन में बच्चों ये मुझे बताओ, क्या यहाँ एक पाई बॉन्ड है? क्या यहाँ एक पाई बॉन्ड है? अरे जोर से बोल दो। अब अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो क्या बेंजीन में भी पाई बॉन्ड है? बेंजीन में भी एक पाई बॉन्ड है। अब यहाँ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। एक पाई बॉन्ड है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, क्योंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन बच्चों ये कहलाएंगे लोकलाइज्ड। क्या होंगे? लोकलाइज। और ये कहलाएंगे डीलोकलाइज्ड। क्या कहलाएंगे ये? तो लोकलाइज डीलोकलाइज क्या होते हैं, लॉजिक समझना, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है, सीरियस होके बैठना। मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि ये कहीं मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसको मैंने देखा कि ये इसमें कन्वर्ट होता है, इसमें, इसमें, और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट होता है रेजोनेंस के थ्रू, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के थ्रू। क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कौन से स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर अगर डीलोकलाइजेशन या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करके दूसरे स्ट्रक्चर में जा रहा है और दूसरा वाला पैरा में आ रहा है, तो इस तरह का एक तो डबल हेडेड एरो बनाएंगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। बच्चों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, ठीक है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो। कौन से स्ट्रक्चर? कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलो। कौन सा ब्यूटिंग? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलो। बात एक ही है, बात एक ही है। बताओ किस किस का मतलब एक ही है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। दोबारा बोलो। मतलब बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं? कितने कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं? कितने कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं? तीनों का मतलब एक ही है। कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि सबसे बड़ी बात, बच्चा क्वेश्चन पढ़ रहा होता है, कंफ्यूजन में ज्यादा रहता है। अब यहाँ जो पाई बॉन्ड है ना, या ये वाला जो पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? यहाँ 2 थे, तो यहाँ कितने हो गए? 2 और 2 4, 4 और 2 6। अब सुनना जरा ध्यान से, अगर मैंने मान लो इस बॉन्ड को इधर तोड़ दिया, तो आप ही मुझे बताओ, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ जब मैंने इसको ऐसे तोड़ा था, इसका मतलब ए पे प्लस और बी पे माइनस? किस पे प्लस आता है, किस पे माइनस आता है? जहां फिश हुक एरो का हेड है वहां पर क्या आता है? माइनस, और दूसरी साइड पे प्लस। तो आप मुझे बताइए, यहां पर सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। तो आपको नहीं लग रहा कि ए डबल बॉन्ड बी है तो उसमें पाई बॉन्ड पहले टूटेगा, क्योंकि सिग्मा और पाई में वीक बॉन्ड पाई। तो आपको नहीं लग रहा कि ये जब टूटा होगा तो जो ए होगा उस पर प्लस आएगा और बी जो होगा उस पर माइनस आएगा? यस और नॉट? अब बच्चों डबल बॉन्ड में से एक टूटा, एक तो बच गया ना, इसलिए अभी भी पूरा एटम सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ डबल टूटा। अब यहाँ आया माइनस, यहाँ क्या आया? प्लस। तो आपको नहीं लग रहा अगर इस बॉन्ड को मैं इधर तोड़ दूं तो यहाँ प्लस माइनस डबल बॉन्ड बना लेंगे ये वाला? आया ना? क्योंकि उल्टा सोचो, ये वापस बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है।
बोलो यार। तो वो पाई बॉन्ड अब उधर से इधर बना लिया, अब ऐसे यहाँ माइनस आया और मैंने इसको इधर तोड़ लिया, इसको माइनस बना लिया, तो ये माइनस प्लस डबल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे और ये माइनस प्लस डबल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है? सर इसकी जगह मैं इसको इधर तोड़ दूं, इसको इधर तोड़ दूं, इसको इधर तोड़ दूं, तो भी बात एक ही आएगी। बस ये क्या, वो डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड बनेगा टूट कर, हाँ या ना? लेकिन ध्यान रखना प्लस के सामने माइनस ही बनाना पड़ेगा, प्लस के सामने प्लस और माइनस के सामने माइनस हम नहीं बना सकते, क्योंकि फिर बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस मिलेंगे तभी तो बॉन्ड बनेगा, हाँ या ना? अरे पीछे वालों समझ में आ रहा है? पीछे वालों इधर देखो बेटा, क्या उस पड़ोसी की तरफ देख रहे हो? सीधे देखो बिल्कुल, अभी मैंने नोट करने का भी नहीं बोला है आपसे, ध्यान दो इधर। फिर ऐसी छूटती है, हम यार कहानी सुना रहा होता है और बच्चा कहीं अपनी लाइफ में शौक हो जाता है। सच में तो आईटी के बारे में नहीं सोचने लग गए थे? कोई टाइम है उसमें ना, अभी पूरा 1 साल बचा हुआ है। कितना साल? 1 साल। आपका भी 1 साल बाद पेपर होगा, तो 1 साल बाद फिर जोसा की काउंसलिंग और रैंक लिस्ट आने लग जाएगी, फिर आप भी उसी तरह से तैयारी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि अरे यार कौन सी रैंक बनेगी। अभी मेरे एक फ्रेंड का फोन आया, वो भी टीचर ही है, तो वही दूसरी सिटी में दूसरी कोचिंग में, तो बोल रहा है यार, मैंने कहा और भाई बधाई हो, सुना आपके बच्चे के काफ़ी सही नंबर आ रहे हैं। मैं कहाँ सही नंबर आ रहे हैं यार, क्यों? 52% ही मार्क्स आ रहे हैं। तो 52% कम है? मैंने कहा अबे इतना इतरा है मत, है ना? 52% मतलब तेरे बच्चे की बेटा 1500 के आसपास रैंक आने जा रही है, यस और नॉट? 52% का मतलब कितना है? 1500। मतलब आप सोचो भाई, परसेंटेज में सोचो, आप टारगेट रखो आपका 50 से 60% आपको नंबर लाने हैं। कितने लाने? 50 से 60%, 60% सोचो भाई। और ये मैं फिर कह रहा हूँ, 100% में से 1% हटा दो अभी, 99% सिलेबस पे फोकस करो। कितने परसेंट पे? 99। और 99% में से आपको कुछ क्वेश्चन छोड़ देने, जैसे सोचो मैंने 99 में से 29% छोड़ दिया सिलेबस। अभी अभी नहीं मत छोड़ देना कि अभी से छोड़ दो कि केमिस्ट्री छोड़ दी, 1/3 केमिस्ट्री छोड़ देता हूँ। भाई मिनिमम कट ऑफ नाम की चीज भी होती है, पता है ना? तो 29% मतलब ड्यूरिंग जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ अटकेगा, तो मैं 29% छोड़ दूंगा, तो कितना बचा? कितना परसेंट बचा? 70%। अब उसमें से भी कितना भी छोड़ू, कुछ क्वेश्चन तो गलत होंगे ही सी, 10% मान लो हो गए गलत, कितने हो गए? तो 60% के अभी भी मार्क्स आएंगे। कितने आएंगे? 60%। और ये 10% अमाउंट जितना कम रहेगा उतना ही कम मार्क्स आपके कटेंगे। अब एक क्वेश्चन पे 4 मिलते हैं, तो एक कटता भी अगर गलत होता है, तो 10% अगर आपने गलत किए यानी उसका 1/4 आपका मार्क्स कट जाएगा। तो अभी भी आप 65% के आसपास, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ ना, अगर 70% आपने अटेम्प्ट किया और उसमें से 10% क्वेश्चन गलत कर दिए, तो लगभग मतलब एक क्वेश्चन करने पर 4%, 4 नंबर मिलते हैं, तो गलत करने पर एक माइनस होता है। हालांकि उसमें भी डिपेंड करता है कि अगर मल्टीपल चॉइस है तो -1 होता है या -2। अगर इंटीजर है तो कोई नहीं कटता, इंटीजर में तो बिल्कुल तुक्के लगाना, जय माता दी, लेट्स रॉक, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो सारा कर लेना, ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं। जब माइनस मार्किंग नहीं हो तो ये नहीं कि ऑनेस्टी दिखा दो, अरे सर मैं तो छोड़ के आ गया, आपने तो कहा था तुक्के मत लगाना। अरे भाई अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो कुछ तो भर के आ, है ना? ट्राई करके क्या पता तेरी किस्मत, तूने जो रफली सोचा वो लग जाए तीर, और लग जाता है सही में। बट जिसमें माइनस मार्किंग हो ना उसको मत छोड़ो, और जिसमें -2 हो उसमें तो भाई वही टिक करो जिसका आपको ऑप्शन पे 100% विश्वास है। क्योंकि आपको पता है ना, अगर 4 में से मान लो अभी मैंने आंसर बताया था ए बी डी आया था आंसर, क्या आया था इसका आंसर? एक बार देख लो पहले, ये ए बी डी आया। आप सोचो किसी का आंसर ए बी आता, कितना आता? तो भाई एक ऑप्शन सही होने पर एक नंबर मिलता है, पता है ना आपको? तो दो सही होने पर दो मिलेगा, लेकिन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने ए बी सी टिक कर दिया तो सीधा -2 रिटर्न गिफ्ट, यस और नॉट? तो याद रखो, इसमें आप 100% श्योर होने चाहिए कि ये ऑप्शन तो सही है, इसके बारे में मैं बोल सकता हूं, ये मैं श्योर नहीं हूं तो छोड़ दो। पता है ना आपको मल्टीपल चॉइस में कैसे सॉल्व करते हैं? पता है नहीं पता? तो इसलिए ध्यान रखो, ऐसे क्वेश्चन को विशेष ध्यान दो, अपने आप धीरे धीरे सीख जाओगे। तो क्या बच्चों यहां तक आपको मेरा पॉइंट समझ में आया कि इसको मैंने इसमें कैसे कन्वर्ट किया? कि मैंने बॉन्ड तोड़ा तो नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन गए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड बन गए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव डबल बन गए। अब इसी तरह से इसको तोड़ोगे
तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो यस और नॉट। अच्छा, अब इधर देखो जरा ध्यान से। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सर बेंजीन तो डांस कर रही है, बेंजीन तो डांस कर रही है। क्यों? क्योंकि सर मैंने तो ये सुना है कि बॉन्ड लेंथ जो होती है ना, वो सिंगल बॉन्ड से का बड़ा होता है डबल पार्शियल डबल बॉन्ड से, और पार्शियल डबल बॉन्ड क्या होता है? डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड बड़ा होता है ट्रिपल बॉन्ड से। पता है आपको? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड लेंथ घटती है। जैसे यहाँ कितने बॉन्ड ऑर्डर है? एक। यहाँ एक से ज्यादा, दो से कम, पार्शियल लगाए डॉटेड लाइन, और यहाँ दो है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर कम, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, इसका बॉन्ड ऑर्डर और ज्यादा। बोलो हाँ या ना। तो मैं बोलूंगा इसकी जो बॉन्ड लेंथ आती है लगभग 1.54 एंगस्ट्रम आती है। कितनी एंगस्ट्रम आती है? 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। पर एंगस्ट्रम समझ जाओगे, इसका आती है लगभग 1.32 एंगस्ट्रम। कितनी आती है? 1.32 एंगस्ट्रम। तो बताओ बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी हुई, सिंगल बॉन्ड की या डबल बॉन्ड की? और जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये कौन सा डबल बॉन्ड है? पार्शियल। इसकी आती है इन दोनों के बीच में लगभग 1.3940, रफली बता रहा हूं, है ना, इतना आसपास आती है। तो इसका मतलब सिंगल की ज्यादा, पार्शियल डबल बॉन्ड की कम। सही तो है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, पार्शियल डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और भी कम। बोलो हाँ या ना। बोल दो यार। तो सुनना, इसका मतलब सर जब बेंजीन में यहां डबल बॉन्ड होगा तो वो छोटा होगा, और यहां सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ बड़ा होगा, और यहाँ भी बड़ा होगा, और यहाँ छोटा होगा, यहाँ बड़ा होगा, ऐसे। अब जब ये डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट होगा तो ये बड़ा हो जाएगा और ये छोटा हो जाएगा, यानी बेंजीन के बॉन्ड ऐसे 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 फ्लक्चुएट करते रहेंगे। बोलो हाँ या ना। ध्यान रखना, सारे एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका था कि बेंजीन एक स्टेबल कंपाउंड है और उसकी बॉन्ड लेंथ फिक्स है, ना सिंगल बॉन्ड ना डबल बॉन्ड। उसकी एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कितनी थी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में? मतलब कितनी आ रही थी? 1.39 एंगस्ट्रम। इसका मतलब ये आइडिया लगाया गया कि भाई यहां ना तो ये स्ट्रक्चर है ना ये स्ट्रक्चर है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। एक्चुअल स्ट्रक्चर बच्चों क्या है? ये वाला। मतलब इसका मतलब है कि वो जो 3 पाई बॉन्ड है, वो जो 3 पाई बॉन्ड है, वो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो वो 3 पाई बॉन्ड या 6 पाई इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ना डबल बॉन्ड है उस जगह पर ना सिंगल बॉन्ड है। एक्चुअल में क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड। क्या है यहाँ पर? पार्शियल। और पूरे बॉन्ड बेंजीन की बॉन्ड लेंथ जो है वो इक्वल है। क्या है? इक्वल। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर रियल है या इमेजनरी? ये दोनों रियल है या इमेजनरी? और ये वाले जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो क्या है? रियल। इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड इज द रियल टर्म। ये बच्चों केवल और केवल पेपर पर समझाने के लिए बताए जाते हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आता है ना डिस्क्लेमर, ये एक काल्पनिक घटना है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। दर्शक कृपया इस बात का ध्यान रखें। बच्चे क्या करते हैं? काल्पनिक चीजों को ही रियल मानने लग जाते हैं। भाई जैसे बचपन में दादी नानी मम्मी पापा छोटी छोटी स्टोरियां सुनाते थे ना, तो सारी स्टोरी सही नहीं होती थी, कुछ वो मन से बना लेते थे आपको एंटरटेन करने के लिए। वैसे साइंटिस्ट भी होते हैं, हम उनके उनको लगता है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी, तो वो क्या करते हैं छोटी मोटी कहानियां बना देते हैं समझाने के लिए। और हम कई बार क्या होते हैं ना, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे बोलते हैं ना न्यूटोनियन फिजिक्स। अब न्यूटोनियन फिजिक्स जो होती है वो क्या होती है कि भाई उसमें मास जो होता है वो बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स पूरे अलग लेवल पे चली जाती है और सारे हमारे मिथ बाद में बस्ट कर देती है। तो ध्यान रखना, समझाने के लिए बताना। हमेशा याद रखो साइंस में एक चीज, कि जो चीज हमसे समझाई जा रही है ना आगे जाके वो फेल हो जाएगी या हो सकती है। लेकिन हाँ मैथ्स में गड़बड़ नहीं होगी। मैथ्स जो समझा रहे हैं ना वो LHS RHS बराबर कर देते हैं, वो घुमा फिरा के कर ही देते हैं ना। करते नहीं करते? तो साइंस में RP सर चाहे बोले, फिजिक्स कौन पढ़ा रहा है? प्रवीण सर जो पढ़ा रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, आगे जाके वो चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमें समझाने के लिए कुछ भी बता सकते हैं। कोई भी कहानी सुना सकते हैं, कल को भूत वाली कहानी भी सुना देंगे और बाद में लगेगा बेटा मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तो इसलिए RP सर का डिस्क्लेमर हमेशा साल भर याद रखना, यह काल्पनिक घटनाएं हो सकती हैं कई सारी,
जिनका वास्तविकता से कोई संबंध हो सकता है ना निकले। इसलिए कई बार आप कॉलेज में जाओगे तो आपको हंसोगे कई बार, क्या क्या पढ़ता था मैं यार। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें रैंक इसी से मिलेगी भाई, क्योंकि साइंटिस्ट ने थ्योरी दी है और उसी को एनसीईआरटी और अदर बुक्स फॉलो करती है। तो क्वेश्चंस भी वहीं से बनेंगे, क्वेश्चंस भी वहीं से बनेंगे मेरे भाई। तो क्या ये पॉइंट समझ में आ गया क्या, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों रियल नहीं होते हैं, ये इमेजनरी है। रियल स्ट्रक्चर इनका हाइब्रिड होता है। तो इसलिए हम समेशन का साइन बनाते हैं। समेशन मतलब सोचो यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो ना डबल होगा ना सिंगल होगा, क्या होगा? पार्शियल डबल। ऐसे यहाँ देखो सिंगल है तो यहाँ डबल है, तो वहां भी क्या हो जाएगा? पार्शियल डबल। इज दैट क्लियर? मतलब जहां जहां पाई बॉन्ड मूव करके जहां जहां जाएगा वहां पर हम ना सिंगल बनाएंगे ना डबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पार्शियल डबल बॉन्ड। बोलो बेटा, समझ में आ रहा है क्या? अरे जोर से तो बोल दो। चले आगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस के बारे में दो शब्द इनकी, बोलते हैं ना कि आपके सम्मान में दो शब्द हम लोग लिख देते हैं कहानी। देखिए, अब इसको डीलोकलाइज क्यों कहा, समझ में आ गया ना? क्योंकि मूव कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड है पूरी रिंग में। देखो, when one structure is not sufficient to describe all the properties of compound, दो शब्द सम्मान में तो फिर फॉर्मेलिटी में बोले जाते हैं, सच में आप दिल पे थोड़ी लेते हैं। चलो बोल देता हूं दोबारा। when two, क्या लिखा? when one structure is not sufficient, when one structure is not sufficient to describe, when one structure is not sufficient to describe all the properties of compound, when one structure is not sufficient to describe all the properties, all the properties of compound, we have to do, then लिख लेना, then we have to draw, then we have to draw more structures which are imaginary, which are imaginary and exist only on paper, and exist only on paper. पेपर मतलब कॉपी या बोर्ड भी लिख सकते हैं ना, लेकिन आप कॉपी में लिख रहे हैं, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो मेरे लिए बोर्ड हो जाएगा और आपके लिए पेपर, ठीक है ना? विच एग्जिस्ट ओनली ऑन पेपर, पेपर मतलब नोटबुक, है ना? दे आर नॉन एज, दे आर नॉन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। बोर्ड पे डेफिनेट वो स्पेलिंग लिखी हुई है, अगर डाउट हो तो देख लेना। दे आर नॉन एज, दे आर नॉन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और क्या नाम बोला? कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। आ रहा है समझ में? कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलो, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोलो, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलो, बात एक ही है। स्ट्रक्चर्स अंडरलाइन कर लो तीनों को, और इमेजनरी को भी अंडरलाइन कर लेना। याद रखना बच्चों, ये काल्पनिक है, मतलब ये केवल समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, द रियल स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर एस, द रियल स्ट्रक्चर is a combination of, the real structure is combination of all RS। RS समझ जाओगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अपन शॉर्ट में क्या लिखेंगे? RS। द रियल स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल RS, रियल को अंडरलाइन कर लो। द रियल स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल RS and it is known as resonance hybrid, and it is known as, and it is known as resonance hybrid,
केमिस्ट्री को पढ़ने का तरीका यही है, आप इसको टाइम वेस्ट गलती से भी मत समझ लेना। ये मेरे सालों का एक्सपीरियंस है कि जिस बच्चे ने नोट्स बनाए हैं उसकी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जबरदस्त मेमोरी बढ़ती है, 2x 3x। तो प्लीज इसको समझना, ये मत सोचना कि यार ये लिखवा क्यों नहीं, इतना टाइम वेस्ट, इतने में तो हम आगे पहुंच जाते। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है, ये एक एक चीज लिख लिख के पढ़नी पड़ती है। जब भी कोई नया टॉपिक आप भी पढ़ो, आपको लग रहा है छूट गया है किसी कारण से, तो लिख लिख के ही पढ़ा करो। स्पेशली भाई केमिस्ट्री तो बहुत ज्यादा लिख लिख के पढ़ने वाला सब्जेक्ट है। मैथ्स और फिजिक्स से ज्यादा डिमांड होती है लिखने की, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लिखोगे नहीं तो धीरे धीरे दिमाग में उतरेगा ही नहीं। अब आप जल्दी कितना भी पढ़ लो लेकिन याद नहीं होता है तो क्या फायदा है। और अभी जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, गारंटीड बोल रहा हूँ, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रिवीजन बीच बीच में करना पड़ेगा आपको, है ना, लेकिन आप खुद देखोगे आपको दोबारा कभी नहीं लिखना पड़ेगा इनको, क्योंकि एक बार लिखना मतलब छप गया आप दिमाग में। अब बस बीच बीच में उसको पॉलिश करते रहना है, हमको रिवीजन रिवाइज करते हैं। तो क्या लिखा हमने, द रियल स्ट्रक्चर इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आर एस विच इज नॉन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। हाइब्रिड को अंडरलाइन कर लो, रियल को अंडरलाइन कर लो। यानी रियलिटी क्या है, हमेशा याद रखना, कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो आपको देगा, रियलिटी क्या है, हाइब्रिड। रियलिटी क्या है, वही सच्चाई है, वही वास्तविकता है। ये लेकिन हम वास्तविकता बहुत कम उपयोग करेंगे, हम हमेशा समझाने के लिए, क्योंकि बताऊं क्यों, कई बार क्या होता है ना बच्चों, वास्तविकता समझ से परे होती है। कई बार वास्तविकता समझ से परे होती है। आप खुद देखो, जैसे मैं एक दिन वो पढ़ रहा था कि शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य की बोलते ना द्वैत अद्वैत सिद्धांत जो भेजा घूम गया। हम कहने को बच्चों एज में बड़े हो जाते हैं, धीरे धीरे हमें लगता है हम बहुत मैच्योर हैं, लेकिन दिमाग घुटनों में ही होता है। तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है, घुटनों में। ट्रस्ट मी, मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा था कि यार ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरा दिमाग मेच्योर है ही नहीं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, कि द्वैत क्या सिद्धांत होता है, डुअल और नॉन डुअल। अब जैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर बताते हैं कि भाई ये डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, तो हम तो सोचते हैं इलेक्ट्रॉन एक छोटी सी टीनी सा पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है। फिर आगे वो डुअल नेचर और फिर वो श्रोडिंगर इक्वेशन में जाते हैं, तो वो बोलता है भाई वो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, वो तो वेव है। क्या है, वेव। और फिर उसके बाद जब एस ऑर्बिटल बताते हैं तो एस ऑर्बिटल में हम सोचते हैं फिर वेव कहाँ गई, तो बोलते हैं एस ऑर्बिटल वेव नहीं, इसको एक इलेक्ट्रॉन का चूरा मान लो, पाउडर मान लो, जो पूरे के पूरे एस ऑर्बिटल में, स्फेरिकल ऑर्बिटल में सरफेस पर डिस्पर्स हो गया। तो सर पकड़ लेता आदमी, भाई तू कहना क्या चाहता है एक बार में बता दे। आता है क्या समझ में। तो भाई कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे समझ से परे है, और साइंस तो स्पेशली ऐसी है, जितना सोचोगे उतना ही आगे दिमाग खराब होता जाएगा। जैसे हम बोलते हैं टाइम ट्रेवलिंग हो जाती है। और वो मूवी देखी थी मैंने, इंटरस्टेलर, अगर आपने देखी, मुझे समझ में नहीं आया कहना क्या चाहता है, भाई तू समझा दे पहले, घूम फिर के फिर आ गया वो। लेकिन इतना समझ में आ रहा था कि टाइम ट्रेवल वो कर रहा है। जैसे वो आपने देखी होगी इंसेप्शन मूवी, है ना, लियोनार्डो डिकैप्रियो, उसकी भाई साहब उसको एक दो बार में तो कोई व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा। अगर आपको पहले से उसका वो पता है ना कि वो क्या है, उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, या उसकी भूमि, मतलब एक ट्रेलर के बारे में थोड़ा सा आइडिया है, फिर भी आप पहली बार में समझने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे। वरना पहली बार अगर आपने मूवी आपको दिखा रहे हैं और उसका सब्जेक्ट आपको नहीं मालूम है, यू कांट, बोलते ना, इमेजिन के भाई तू चाहता क्या है, समझा दे यार, सर और दुखने लग गया तेरी वजह से। 3 घंटे एंटरटेनमेंट के लिए आए थे या सर दुखाने के लिए आए थे। इसलिए इंडिया वाले बिल्कुल चिल रहते हैं, वो बॉलीवुड वाले ऐसी मूवी बनाएंगे उसमें नाच गाना हंसी मजाक सब, है ना। तो ये हाइब्रिड जो है ना, समझो बात को, ये वास्तविकता है लेकिन ये समझ से परी होती है। कैसे, मैं समझाता हूँ आपको। हम क्यों नहीं बनाते नॉर्मली, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हैं, देख रहे हो क्या मेरी तरफ, इधर ध्यान दो। आप इसको देख के बता सकते हो कि कितने पाई बॉन्ड है, बता सकते हो क्या। तो भाई पाई बॉन्ड तो दिख ही नहीं रहे, कितने पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या। इसलिए हमें ये मजबूरी में समझाने के लिए पेपर पे बताना पड़ता है। जैसे कार्बन है, कार्बन आते ही बच्चा सी सोचता है, कार्बन क्या सी अल्फाबेट है क्या। एक एटम है जिसके अंदर 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आगे जाके श्रोडिंगर कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो भाई पार्टिकल है ही नहीं, तो फिर दिमाग घूम जाएगा। तो सारी चीजें बस केवल हमें खुश फहमी, जैसे बच्चे को लोरी और कहानी सुनाते हैं ना, एक बार एक जंगल में शेर था, फिर उसमें वो कहानियां चलती रहती, फिर लास्ट में बच्चा खुश हो जाता है, हैप्पी एंडिंग कर देते हैं अपन। तो बस वही चल रहा है ये कहानी, ठीक है ना। बस हाँ, अच्छी बात क्या है कि जितनी अच्छे से कहानियां सुनोगे उसका बाद में रिवॉर्ड मिलेगा आपको, एक आईआईटी की सीट। क्या मिलेगी, सीट आईआईटी की। जितना जिसने अच्छे से कहानी सुनी और उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो जितने अच्छे से वो याद रखेगा उतने ही अच्छे उसके नंबर आएंगे और उससे उतनी ही अच्छी सीट दी जाएगी आईआईटी की।
उतना ही बढ़िया आईआईटी, उतनी ही बढ़िया उसकी ब्रांच, जो आपकी चॉइस, जिसकी रैंक अच्छी आएगी, जो समय पहले उससे पूछा जाएगा तुम बताओ तुम्हारी क्या चॉइस है। अगर आपने वो चॉइस फिल कर दी और आपने वो सीट ले ली, तो आपके जस्ट पीछे वाली रैंक वाला बच्चा, उससे वो सीट नहीं पूछी जाएगी। तो समझ रहे हो इस कहानियों का क्या मतलब है? इस कहानियों के बहुत इंपॉर्टेंस ये है कि इनको आपको वैसे ही सीखना है जैसे ये दी हुई है। कभी कभार बच्चा बोलता है नहीं सर डाउट पूछना चाहिए, बचपन में हमें बहुत सिखाया गया है। भाई हर बात की, मेरा मैं आपको सही बताऊं, हर बात की डाउट नहीं सीखने चाहिए, नहीं पूछने चाहिए। जैसा वो बताया जा रहा है वैसा याद रख लो, क्योंकि जितना सोचोगे ना पागल हो जाओगे, और सिलेबस से बाहर निकलोगे तो वो मेहनत आपकी कोई काम की नहीं रहेगी। तो एक लिमिट तक डाउट पूछो। क्या पूछो? लिमिट। आप मुझे बताओ एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका? अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना आप। मोल कॉन्सेप्ट तो चलो फिर भी समझ में आता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट तक आपको समझ में नहीं यार कहना क्या चाहता है ये, यस और नॉट? तो कहने का मतलब जो जैसा दिया हुआ उसको वैसा पढ़ लो, उस पर बेस कुछ क्वेश्चन आएंगे, उसको एज इट इज वैसे रिप्लाई कर दो, बस दैट्स इट। मैं सिंपल सी बात बच्चों को ये सिखाता हूँ, जो दिया है उसको समझो। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है, ये रियल है। सुनने में देखो ऑकवर्ड लगेगा, आई नो कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, हमें रटने की बात सिखा। भाई वो जो साइंटिस्ट था ना, उसने भी पुराने वाले से कुछ रटी रटाई चीजें यूज की थी और कुछ एक्सपेरिमेंट से कोई नई चीजें चिपका दी थी। जैसे बोर मॉडल पढ़ोगे तो उसने क्या किया था, रदरफोर्ड की कुछ चीजें ली, कुछ इधर से कुछ इधर से ली, और उसको नो डाउट एक्सपेरिमेंटली उस पर उसने वेल स्टडी भी की। तो लेकिन कुछ चीजें सही पाई गई, बाद में कुछ चीजें गलत भी तो पाई गई ना। तो हम इस चक्रों में पढ़ेंगे तो फंस जाएंगे, हमारे पास समय कम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक साथ डील करना है। तो जैसा दिया हुआ उसको वैसे पढ़ो, और मैं फिर कह रहा हूँ बार बार पढ़ो, 3 3 4 4 बार। तो रेजोनेंस में हमने क्या बोला, ये रियल है लेकिन हमें इसका यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इससे सब बातें समझ में नहीं आएगी। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, क्या रेजोनेंस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही फिनोमिना है? नहीं, ये कहीं भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। जैसे आपने ओजोन मॉलिक्यूल सुना हो, जानते हो क्या ओजोन कैसा होता है? ऐसा। बोलो हाँ या ना। इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ प्लस, और यहाँ ओ माइनस। अब अगर सोचो इस माइनस के सामने मैंने यहां से बॉन्ड तोड़ दिया, तो बताओ क्या यहां पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा? बोलो मेरे भाई, मतलब क्या किया मैंने, समझ रहे हो? ध्यान देना, मैंने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ा तो यहाँ एक और प्लस आया, प्लस माइनस का मैंने डबल बॉन्ड बना दिया, और नया प्लस माइनस कहाँ पे आ गया यहाँ पर। यानी मैं हाइब्रिड कैसे बनाऊंगा बताओ? अब देखो हाइब्रिड बनाना सीखो। पहले क्या करते हैं, अच्छा बताओ रेजोनेंस में क्या मूव करता है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण चार्ज भी तो मूव कर रहा है। जैसे यहाँ बताओ चार्ज क्या था, माइनस, और वो चार्ज कहाँ चला गया, यहाँ पर। बोलो यस और नॉट? यानी मूव यहाँ पे माइनस कर रहा है या यहाँ पे प्लस कर रहा है? आप नोटिस करो, यहाँ भी प्लस फिक्स है, यहाँ भी प्लस फिक्स है। इसमें मतलब इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव चार्ज इज ऑल्सो मूविंग। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो जो चीजें फिक्स है पहले उसको बना लिया जाए? क्या क्या फिक्स है? दोनों में सिग्मा बॉन्ड फिक्स है, दोनों में प्लस चार्ज भी फिक्स है। बोलो हाँ या ना? अब बताओ मूव क्या किया, ये पाई बॉन्ड यहां था और यहां नहीं था, तो मैं यहां डॉटेड लाइन बना दूंगा। यहां बनाओ या बाहर बनाओ, बात एक ही है। यहां पाई बॉन्ड नहीं है, यहां पाई बॉन्ड है, तो यहां भी डॉटेड लाइन बना दिया। डॉटेड लाइन मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड। अब बताओ क्या नेगेटिव चार्ज यहां भी है और यहां भी है? तो मैं एक बार इसको यहां लगा दूंगा डेल माइनस, यहां भी लगा दूंगा डेल माइनस। डेल यहां पर वेरिएबल है ना, ध्यान रखना वेरिएबल है। मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर टोटल प्लस माइनस का चार्ज कितना है, 0। नेट चार्ज कितना है, 0। यहां भी कितना है, 0। तो बताओ क्या मैं बोल सकता हूं, 2 डेल माइनस की वैल्यू जो होती है वो +1 के बराबर होनी चाहिए। बोलो, यानी मैं बोल सकता हूं डेल माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। तो यहां पर कई बार 1/2 1/2 लिख जाए तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हम बोलेंगे एक चार्ज एट ए टाइम पर हाफ इधर होगा, हाफ उधर होगा। अरे बोल दो यार। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है रेजोनेंस या इनऑर्गेनिक में भी हो सकता है? दोनों में हो सकता है। टोटल बेटा एक कर्सर मत बोलो यार, हैंड रेस किया करो ना, मैं अपने आप ले लूंगा डाउट। हाँ बोलो, आप बोलो। कितना? अरे भाई समझो बात, 2 डेल माइनस की वैल्यू +1 है, मुझे लग रहा था आप समझ जाओगे। तो इसका मतलब 2 डेल माइनस की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के बराबर। -1 के बराबर होगी ना, क्योंकि नेट तभी तो टोटल
जीरो करेंगे चार्ज। अगर चार्ज न्यूट्रल करना है तो 2 डेल माइनस की वैल्यू -1 होनी चाहिए, तभी तो -1 और +1 मिलाकर जीरो करूंगा मैं। तो इसको एक काम करो, माइनस लिख दो, ज्यादा बेटर है, अब समझ में आ जाएगा। 2 डेल माइनस की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? -1, तभी तो -1 और +1 मिलाकर नेट। अच्छा ये तो पता है ना, हमने फिजिक्स में प्रूव कर दिया है कि नेट चार्ज क्या होता है, कंजर्व। नेट चार्ज क्या रह जाए? तो जितना चार्ज यहां पर है उतना ही चार्ज यहां पर है, उतना ही चार्ज यहां होना चाहिए। तो 2 डेल माइनस शुड बी इक्वल्स टू -1। तो तभी तो +1 मिला के और -1 मिला के जीरो आएगा। तो डेल माइनस फिर कितना हो जाएगा? -1/2। अब समझ लो ऐसे। तो मेरे लिखने का तरीका टोटल चार्ज से बैलेंस करने का था। अब ठीक है, चलिए। अच्छा, रेजोनेंस के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा आप मुझे बताइए, रेजोनेंस बताइए, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है क्या? एटम का मूवमेंट होता है? बोलो यस और नॉट। तो लिखना, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरेक्टरिस्टिक किसके लिख रहे हैं अपन? तो पहला पॉइंट लिखो, रेजोनेंस में हम क्या करेंगे? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बेसिकली हमारे अभी जीओसी में केवल किसका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का या पाई इलेक्ट्रॉन का? पाई इलेक्ट्रॉन का। दूसरा पॉइंट बच्चों, ये एक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है या इंटरमोलिकुलर? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के मतलब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर ही घूमेंगे या बाहर भी जा सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉन इज जस्ट घर, लाइक घर के बच्चे। अब वो घर के अंदर ही घूमते रहे, अंदर ही खेलते रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। अगर बाहर चले गए तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ हो सकती है, कोई रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर ही मूव करेंगे या मॉलिक्यूल के बाहर भी जा सकते हैं? ना तो अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, ना बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आएंगे। यानी ये इंटरमोलिकुलर प्रोसेस हुआ या इंट्रामोलिकुलर? इंट्रामोलिक्यूल मतलब अंदर ही, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इसीलिए बच्चों नेट चार्ज कंजर्व रहेगा या नॉट कंजर्व? तो नेट चार्ज शुड बी, नेट चार्ज शुड बी, फटाफट लिखना भाई, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। नेट चार्ज शुड बी कंजर्व्ड, यानी जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक पर चार्ज होगा दूसरे पर भी उतना ही चार्ज होगा, और हाइब्रिड में भी उतना ही चार्ज होगा। मान लो यहाँ पे +1 है तो इस पे भी +1, इस पे भी +1, इस पे 0 है तो इस पे भी 0, इस पे भी 0। बोल दो यार, जोर से बोल दो। तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहेगा इंट्रामोलिकुलर यानी मॉलिक्यूल के ही अंदर, बाहर वालों से कोई कनेक्शन नहीं है। चौथा पॉइंट बताओ, इलेक्ट्रॉन जब दूसरे एटम की मतलब एक इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या एटम मूव कर सकता है क्या? तो याद रखना, एटम डज नॉट मूव, एटम डज नॉट मूव। बच्चों एटम इसमें मूव करेगा या इलेक्ट्रॉन मूव करेगा? तो एक बच्चा मेरे पास आके बोलता है कि सर अभी थोड़े दिनों पहले आपने डीपीपी पढ़ाई थी, लास्ट क्लास की बात है ये, 12th की बात चल रही थी, तो उसमें हम लोग टॉटोमेरिज्म की बात चल रही थी वहां पर। तो उसमें यहाँ पर वो बोलता है बच्चा कि सर ये वाला जो कंपाउंड है आपने बताया था, आपकी क्लास में भी डिस्कस हो चुका है ना, कीटो इनॉल, किया था ना मैंने। तो उसने बोला सर कीटो इनॉल भी तो एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने चाहिए, तो सर यहाँ पर ये वाला सिंबल मत बनाओ आप, यहाँ पर आप ये वाला सिंबल बनाओ, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल वो होता है, यस और नॉट। और ये वाला सिंबल किसका होता है? इक्विलिब्रियम का। ये किसका सिंबल होता है? इसमें इसका मतलब है कि ये उसमें जा रहा है और ये इसमें आ रहा है। सर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भी तो ऐसे ही होता है, लेकिन सर उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सिंबल आप क्यों नहीं बना रहे? तो मैंने बोला भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो तो रहा है, देखो कार्बन पाई बॉन्ड जो है कार्बन ऑक्सीजन से किसमें चला गया? कार्बन कार्बन में, बोलो हाँ या ना। पाई बॉन्ड किसमें चला गया? कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन 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 में। तो इसका मतलब पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हुआ है, ये बात तो सही है। लेकिन वो ये बात भूल गया, ये इंपॉर्टेंट लगाना। और सर ये भी याद रखना था कि, मैंने कहा बिल्कुल याद रखना है, सब कुछ याद रखना है। बोलो हाँ या ना। मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना चाहिए लेकिन एटम का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, यहां देखो ऑक्सीजन से कोई H जुड़ा हुआ है क्या? आपको नहीं लग रहा ये H उठकर नीचे आ गया और ये पाई बॉन्ड उठ के उधर चला गया? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या टॉटोमर? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे या टॉटोमर?
तो टॉटोमर के आगे मैं राइट लगाऊंगा, दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोल दो यार, सच में समझ में आ रहा है ना? जो समझा रहा हूँ वो तो समझ में क्लियर आना ही चाहिए। ये नहीं कि सर मुझे तो हर चीज रटनी है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, जितना सीखो उसके आधार पे क्वेश्चन करना भी आना चाहिए कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं है। बिकॉज यहाँ पर एटम मूव कर रहा है और हमने बोल दिया रेजोनेंस में एटम नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, केवल इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो ये कीटो फॉर्म होती है, ये इनॉल फॉर्म। अच्छा, रेजोनेंस और टॉटोमर में और डिफरेंस क्या हो सकते हैं? टॉटोमर में इसका मतलब एटम भी मूव करता है, यस और नॉट। ये टॉटोमर जो है वो एक रियल फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना है बच्चों? कीटो भी एग्जिस्ट करती है, इनॉल भी एग्जिस्ट करती है, यस और नॉट। जैसे मैं आपको बोलूं कि ये 99% अगर है और ये 1% है, डेटा में दे रहा हूं, इसका मतलब अगर एसीटोन, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? एसीटोन। क्या ये एसीटोन? कंपाउंड का नाम है एसीटोन। तो अगर मैं इसकी 1 लीटर एसीटोन की बोतल भर के आपको पकड़ा दूं, यानी 1000 ml, तो इसका मतलब उस 1000 ml में कितने ml इनॉल है और कितने ml कीटो है? 990 ml तो क्या होगी? कीटो। और 10 ml क्या होगी? इनॉल। निकाल लोगे ना परसेंटेज? या 100 ml मान लो, 100 ml मान लो। तो 100 ml लिक्विड मैंने आपको एसीटोन का पकड़ाया, इसका मतलब उसकी कीटो फॉर्म कितनी ml होगी? 99 ml। और 1 ml क्या होगी? और दोनों ही रियल है, दोनों ही रियल है और एक दूसरे में डायनामिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। डायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब कि उतना ही प्रोडक्ट उसमें कन्वर्ट होते जा रहा है और इतना ही प्रोडक्ट उसमें कन्वर्ट होता जा रहा है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब परसेंटेज चेंज नहीं होगी। इज दैट क्लियर? लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दोनों ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो टॉटोमर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रियल डिफरेंस क्या है? यहां लिख लेना, ये एक रियल फिनोमिना है, ये एक रियल फिनोमिना है। जबकि रेजोनेंस बच्चों रियल फिनोमिना या हाइपोथेटिकल। तो इसको अलग से पॉइंट में लिख ही देते हैं अपन, 5वां पॉइंट लिख लो, हाइपोथेटिकल फिनोमिना। कौन सा फिनोमिना? हाइपोथेटिकल, समझते हो क्या? हाइपोथेटिकल फिनोमिना मतलब क्या है बच्चों? एक बार मैंने एक बच्चे से पूछा कि बता, अगर बेंजीन है, इधर देखना, ये बेंजीन, इस बेंजीन में मैं अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ाकर 100 डिग्री कर दूं तो क्या होगा? तो बोलता है क्या होगा? रेजोनेंस 4 गुना हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? बोले आपने ही क्या बताया मुझे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट या इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन रेजोनेंस होता है। और इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज कर रहा है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लग रही होगी। टेम्परेचर का एनर्जी से डायरेक्ट रिलेशन होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल के पास एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है पूरी रिंग में, ऐसी रिंग है और चक्कर लगा रहा है, तो 4 गुना फास्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? बच्चे का डाउट बहुत लॉजिकल है, लेकिन क्या फंस गया वो भाई कि ये जो डिस्पर्शन है ना, ये इमेजनरी है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। एक्चुअल में वो 6 इलेक्ट्रॉन पूरी रिंग में डिस्पर्स्ड है मेरे भाई। समझ में आया? अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे ना, देखो इधर, देखो जैसे मान लो मैं बेंजीन बना रहा हूँ, तो एक्चुअल बेंजीन कैसी होती है बच्चों, समझना। अच्छा, बेंजीन के अंदर क्या sp2 कार्बन है, तो क्या हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल होते हैं? बोलो मेरे भाई। इसका पाई बॉन्ड इसके साथ है, उसका पाई बॉन्ड इसके साथ है, इसका पाई बॉन्ड मान लो इसके साथ है। इसका मतलब क्या है कि वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के दौरान इससे इसमें, इससे इसमें और इससे इसमें चेंज होगी। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गई बात? तो अगर मान लो मैं इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो ये लॉजिक समझना बच्चों। अब क्या होगा? पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? p ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड कौन बनाते हैं? तो जहां पहले इन दो p ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग थी, क्या अब वो ओवरलैपिंग इन दोनों के बीच में हो जाएगी? और अब इन दोनों के बीच में हो जाएगी, अब इन दोनों के। लेकिन ये दोनों ही रियलिटी नहीं है। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है मेरे भाई, ये ऊपर के जो डंबल है नीचे के डंबल से जुड़ गए हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड? 6 पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पूरी रिंग में डिस्पर्स हो चुका है, फैल चुका है, स्प्रेड हो चुका है। मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का मैंने ऐसे चूरा किया, समझाने के लिए बता रहा हूं, है ना। और पूरी रिंग में क्लाउड बना के ऊपर प्लेन के और नीचे प्लेन के बना दिया। मतलब मैंने क्या बोला, ये जो p ऑर्बिटल है ना, अच्छा p ऑर्बिटल, ये बेंजीन प्लेनर है, तो एक p ऑर्बिटल कैसे होगा? ऐसे, आधा डंबल ऊपर, आधा डंबल नीचे। वैसे इधर
एक p ऑर्बिटल, फिर एक p ऑर्बिटल, फिर एक p ऑर्बिटल। तो एक्चुअल में क्या ये सारे p ऑर्बिटल बच्चों मिक्स हो गए, चिपक गए। मतलब अभी तो ये सोच रहे थे ये इससे चिपक रहा है और इसमें वो उससे चिपक रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या हुआ, ये इससे भी चिपक रहा है, उससे भी चिपक, चिपकना मतलब टच करना। अरे बोलो यार, मैं समझा रहा हूँ, अंदर तक पहुंच रही ना बात, आपकी अंतरात्मा तक पहुंचनी चाहिए वो बड़ी बात। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो एक्चुअल में 6 के 6 जो डंबल के जो आधा पार्ट है वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे एक तरह से सैंडविच बना देगा। क्या बना देगा? सैंडविच में क्या होता है, बीच में कुछ और रखा होता है, ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे दूसरी, जो भी हम बनी वगैरह जो बाटी वगैरह खाते हैं, यस और नॉट, ब्रेड वगैरह जो भी उसमें खाने का वाला पार्ट, और बीच में क्या लगाता है वो चीज स्लाइस जो भी बीच में पार्ट है खाने वाला, यस और नॉट। तो इसका मतलब वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों है। तो भाई टेम्परेचर चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर चेंज करोगे कोई फर्क, तो लिख लेना इस पॉइंट को, क्या, हाइपोथेटिकल फिनोमिना, नो इफेक्ट, सो नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। अब सुनने में बड़ा ऑकवर्ड लगेगा यार, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो फिर रेजोनेंस फास्ट हो जाना चाहिए, नहीं, रेजोनेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बस एक दो पॉइंट और खत्म करते हैं फिर क्लास। अगला पॉइंट लिखो। बच्चों जो रेजोनेंस के दौरान जो एनर्जी निकलती है, जो रेजोनेंस के जो दौरान है ना, अच्छा ये तो फैक्ट है ना कि जब भी कभी यूनिवर्स में ये मॉलिक्यूल बना होगा तो अच्छा सब, एक डाउट ये भी बच्चों के दिमाग में आता है, भाई रेजोनेंस होता क्यों है? भाई रेजोनेंस इसलिए हुआ क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन था वो अगर लोकलाइज रहता तो उससे ज्यादा स्टेबिलिटी उसके डीलोकलाइजेशन में है। यानी जब भी कभी वो बॉन्ड बना होगा, जैसे मैं ये बता रहा हूं, ये ऐसे बनता या ये ऐसे बनता तो इसकी स्टेबिलिटी कम आती, और अगर ये ऐसे बन रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा आ रही है। तो मतलब मैं बोलूंगा ये हायर एनर्जी वाली इमेजिनरी स्ट्रक्चर है और ये लो एनर्जी वाली रियल स्ट्रक्चर है। यानी अगर मैं इमेजिन करूं कि ये बना होगा तो ये इस, अगर ये ऐसा रहता तो उसके कंपेरेटिव इसने इस अमाउंट में आते आकर एनर्जी लूज कर दी है। क्या कर दी है? ऐसे सोचो, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ तो डीलोकलाइजेशन होने के बाद क्या सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाएगी? बोलो हाँ या ना। और जो एनर्जी निकली वो क्या कहलाएगी? रेजोनेंस के कारण है। किसके कारण है? तो रेजोनेंस के कारण निकलने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी? रेजोनेंस एनर्जी। तो लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेजोनेंस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during resonance is known as resonance energy. The amount of energy released during resonance is known as resonance energy. बताओ एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ या एंडोथर्मिक? ब्रैकेट में लिख लो एक्सोथर्मिक, निकल रही है ना, तो एक्सोथर्मिक ब्रैकेट में लिख लेना डेल्टा एच, पॉजिटिव या नेगेटिव? इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, देखो तो फुल स्टॉप लगा के इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस और ब्रैकेट में डेल्टा एच इज इक्वल्स टू नेगेटिव। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का डेल्टा एच क्या होता है, पता है ना ये बात? यानी याद रखना निकलेगी, माइनस में रहेगा हमेशा सिंबल, यस और नॉट। अब बोलेगा नहीं वो माइनस में, वो नहीं भी देगा तो भी समझ जाना माइनस में। क्यों भाई, सही है ना? और एक बात और, क्या मैं बोल सकता हूं मोर इज रेजोनेंस एनर्जी? मोर इज रेजोनेंस, दो कंपाउंड में से एक कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, मतलब उसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, तो मोर इज रेजोनेंस एनर्जी। बताओ स्टेबिलिटी मोर होगी या लेस? अब बच्चों बोलता है सर मैंने तो पढ़ा था स्टेबिलिटी और एनर्जी में उल्टा रिलेशन होता है। तो तूने सही पढ़ा था लेकिन तू अब गलत समझ रहा है। बताओ एक कंपाउंड ने ज्यादा एनर्जी निकाली तो क्या उसकी एनर्जी घट जाएगी ज्यादा? और जितनी ज्यादा एनर्जी घटेगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं मोर द रेजोनेंस एनर्जी मोर इज स्टेबिलिटी, यस और नॉट? मोर इज स्टेबिलिटी। इसीलिए बच्चों मैं कह सकता हूं रेजोनेंस एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है या डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है? रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग इफेक्ट, रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है, ये जनरल स्टेटमेंट।
बोलो यार, लास्ट पॉइंट लिख लो, लास्ट पॉइंट लिख लो। ड्यूरिंग रेजोनेंस, ड्यूरिंग रेजोनेंस, एक बात और बच्चों ध्यान रखना, लोन पेयर में कन्वर्ट इनटू, कन्वर्ट्स इनटू, में कन्वर्ट इनटू बॉन्ड पेयर एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा समझते हो? मतलब लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो सकता है? बॉन्ड पेयर में। और बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो सकता है? लोन पेयर में। जैसे आप ही मुझे बताओ, यहां पर ये एनायन था, इसमें एक लोन पेयर रहा होगा, तो ये लोन पेयर किस में कन्वर्ट हो गया? बॉन्ड पेयर में। और ये जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन थे किस में कन्वर्ट हो गए? लोन पेयर में। तो ये याद रखना, ड्यूरिंग रेजोनेंस ऐसा हो सकता है कि आपको लोन पेयर कन्वर्ट होता हुआ दिखे, लोन पेयर कन्वर्ट होता हुआ दिखे बॉन्ड पेयर में, और बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होता हुआ दिखे लोन पेयर में। लेकिन ध्यान रखना, बट आगे की लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, बट टोटल पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी कांस्टेंट। क्या बोला बच्चों मैंने? दोबारा बोलो पढ़ के। हमने क्या बोला? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में जाएगा, ऐसा तो हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि टोटल पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में डिसबैलेंस हो जाए। मतलब जितने एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर मिलाकर टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे या टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही दूसरे में भी टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। इज दैट क्लियर? पक्का? एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट इसके पेपर, इस लाइन पर बेस्ड, फिर फटाफट से डीपीपी डिस्कस करेंगे। डीपीपी में ज्यादा डाउट होंगे नहीं आपको, ठीक है? अगर होंगे तो डिस्कस कर लेते हैं, बस 2 मिनट और लगेंगे ना। चले आगे। एक क्वेश्चन का जवाब ये लिख लिया सभी ने? नोट कर लिया? लिखो क्वेश्चन। विच इज आर रॉन्ग बाय रेजोनेंस फिनोमिना। मतलब आपको जितना पढ़ा उसके बेसिस पर बताना है कि कौन सा फिनोमिना रेजोनेंस फिनोमिना के बेसिस पर रॉन्ग दिख रहा है। यहां बनाए थे। इसमें मैं ए बी सी डी टैग कर देता हूं ताकि आप ऑप्शन में पहचान सकें। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। वन और मोर देन वन में बी करेक्ट। आंसर बोलो, आंसर बोलो। आंसर इज बी, आंसर इज बी। आप मुझे बताओ यहां टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और अनपेड इलेक्ट्रॉन एक अकेला डॉट दिखता था, ए डॉट बी डॉट नहीं बताया था। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई दिख रहा है क्या? हे प्रभु, हे जगन्नाथ, बचा ले मुझे इन बच्चों से यार। कभी कभार तो ये लास्ट में जाते जाते पूरा पूरे पूरे टॉपिक की इसकी तेज कर दी। यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था बाकी नहीं था। यहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था। यहां कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? यहां कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? यहां कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? इस जगह पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अकेला कोई दिख रहा है? अकेला, सिंगल? सारे मिंगल दिख रहे हैं, सारे मिंगल दिख रहे हैं। तो अब मुझे बताओ यहां पर कोई अकेला दिख रहा है? वापस से देखो, ध्यान से देखो, यहां कोई अकेला दिख रहा है ए में? क्या बी में अकेला कोई दिख रहा है? कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं?
इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ? 2। अब ऐसे यहाँ कितने हैं? 0। यहाँ कितने हैं? यहाँ भी देखो एनायन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, लेकिन ये तो पेयर में हो गए ना, लोन पेयर। और यहाँ भी ये बॉन्ड पेयर, तो यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0। तो बताइए, हाँ, इसका मतलब यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होंगे ए, सी और डी में, लेकिन यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे क्योंकि 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ गए ना। भाई बच्चा क्या करता है, समझना लॉजिक, एग्जाम में सोचता है सर इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ, इसको मैं ऐसे तोड़ देता हूँ। गलत नहीं है तोड़ना, ऐसे भी तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा क्योंकि ऐसा तोड़ते ही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएंगे, तो टोटल अनपेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, जितने उधर पेयर्ड है उतने इधर भी पेयर्ड होने चाहिए, जितने इधर अनपेयर्ड है उधर इधर भी अनपेयर्ड होने चाहिए। तो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वैलिड होगा? क्या ये वैलिड होगा? समझ में आ गया पॉइंट? अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आप खुद ही निकाल लोगे, जितने सिग्मा बॉन्ड, जैसे एक सिग्मा बॉन्ड है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो सकते हैं? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड, बोलो, पाई बॉन्ड, बोलो बेटा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं, सिग्मा में भी 2 होते हैं, इसके अलावा लोन पेयर, ये भी पेयर में होते हैं, तो पेयर सारे यहां पर काउंट कर लेना, सेम आएंगे। कर लोगे क्या? मैं करके बताऊं? नहीं, मैं कर दूंगा अगर तुम बोलोगे। कर लोगे पक्का? चलो ठीक है, डीपीपी निकालो फटाफट से। डीपीपी नंबर 9। डीपीपी नंबर 9 इजी एक्चुअली, इसलिए बोल रहा हूँ, फटाफट डिस्कस हो ही जाएगी अभी। बताओ भाई, 1 to 5। सेकंड, सेकंड वाला पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी एक्सिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो पीओएस सीओएस निकालो। 1 to 5 में रह गया था, अब वो डिस्कस कर लेंगे अगली क्लास में, अभी 9 कर लो, वो अगली क्लास में याद दिला देना ना। एक बार पहले डीपीपी नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5, 5 वाला देख लो, 5 से पहले 2 वाला बेटा, ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए पीओएस सीओएस चेक करते हैं। तो ए ऑप्शन में जरा ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है ना, तो सेंटर ऑफ एग्जिबिट, कैन एग्जिबिट, तो उसके 2 फॉर्म होंगे, 3 स्टीरियो आइसोमर, जिसमें से 2 एक्टिव होंगे और 1 मीजो होगा। तो जो एक्टिव होगा तो एग्जिबिट तो करेगा ना, तो यहां पर आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा एग्जिबिट कैन एग्जिबिट, तो कौन कौन कर सकता है? देखो, ए कर सकता है, बी कर सकता है, सी भी कर सकता है और डी भी कर सकता है। एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट, आंसर क्या दिया है इसका? क्यों, बी भी तो करेगा, क्यों नहीं करेगा? एक कायरल सेंटर है तो सही इसमें यार। नहीं नहीं नहीं, दूसरा स्टीरियो आइसोमर तो आ ही जाएगा ना इसमें। अच्छा अच्छा, कायरल सेंटर नहीं है, CH2CO2H, ठीक है ठीक है। और डी भी तो करेगा, नहीं, डी में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, पीओएस सीओएस से हो जाएगा। 5 वाला देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट, यार बेटा बातें करोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर बातें नहीं करोगे तो बहुत फटाफट डिस्कशन होगा, क्योंकि इजी डीपीपी है, आराम से हो जाएगी। बातें करोगे तो फिर मैं बहुत बहुत एक ही बात को 5 बार बोल के खुन्नस निकालूंगा तुम पर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बट नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब बताओ, क्या बी वाले कंपाउंड के, जैसे एक एग्जांपल लो, बी वाला सेकंड जो कंपाउंड है, क्या इसके अंदर यहाँ दोनों मिथाइल सेम दिए हुए हैं? अब दोनों मिथाइल सेम दिए तो क्या जीआई होगा इस डबल बॉन्ड पर? नहीं। लेकिन क्या कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर है, एक कायरल सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो पीओएस सीओएस क्या होगी? नहीं आएगी, तो ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अब ऐसे ही बी वाला, ए वाला ऑप्शन चेक करो, उसमें ऑप्टिकल तो आ रही है लेकिन डबल बॉन्ड जीआई भी शो कर रहा है। ऐसे ही जरा डी वाला ऑप्शन देखो, सी वाला, सी वाले में अब जरा ध्यान से देखना, या डी वाला देखो, सी वाले में जरा ध्यान से देखो, यहाँ 2 मिथाइल दिए हैं, बेटा बातें नहीं, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो जीआई शो नहीं करेगा, दोनों मिथाइल सेम है, लेकिन क्या यहां से तो जीआई शो हो जाएगा, सिस और ट्रांस,
इसलिए ये जीआई शो भी करेगा, और कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल भी शो करेगा। 5 to 10, 5 to 10 पे आ जाओ पहले। 5 to 10, 8 वाला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, क्या डाउट क्या है इसमें? पहले वाले में कायरल सेंटर नहीं है, दूसरे वाले में अमाइन इन्वर्जन होगा, सी वाले में एट्रोपी आइसोमेरिज्म बताया तो था अपन ने। सी वाले में देखो यहां पर आप क्या लगा दोगे, एफ, और दूसरा क्या है, पी आर। इसको ऐसे लिख कर देखो, क्या मैंने आपको बताया था कि ये वाली जो रिंग होती है ये प्लेन के बाहर मान लो, और ये प्लेन के कहां हो जाएगी, अंदर। अब ये चीज डी में क्यों नहीं होगी, क्योंकि डी की ऑर्थो पोजीशन तो फ्री कर दी ना उसने, ठीक है। 5 to 10 में, हाँ सी आ जाएगा आंसर 5 to 10 में। चलो, और कोई डाउट हो तो क्लास के बाहर पूछिए। अगली क्लास का होमवर्क है मॉड्यूल का पहला, जो सॉल्व और अनसॉल्व वाला शुरू की 2 एक्सरसाइज है, उसमें सॉल्व वाली तो फटाफट हो जाएगी, अनसॉल्व वाली भी करनी है, 2 एक्सरसाइज करके लानी है आपको। कोई भी डाउट होगा तो आई विल डिस्कस इन द क्लास और आफ्टर द क्लास। थैंक यू। क्लास के बाहर हूं मैं, अगर डाउट पूछा तो बाहर आ जाओ।